पुस्तक 6 अध्याय 31 दिव्य नेत्र खोलना, दिव्य भाव प्रकट करना। हर जगह खून बिखरा हुआ था। जलज्वाला कमल जी नींद के आसपास घूमते रहे और नींद खुद डटे रहे और मारते रहे। मुझे 3 प्रमुख दिव्य क्षमताओं में से एक हासिल करनी है। निम्न को याद आया कि उस जागीर की आत्मा ने क्या कहा था। वह ज्यादा से ज्यादा तीसरी दिव्य क्षमता हासिल कर पाएगा, चाहे वह विशाल पीला भालू जागीर की आत्मा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वह केवल एक अस्पष्ट भविष्यवाणी ही कर पाएगा। वह निश्चित रूप से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि निम्न तीसरी दिव्य क्षमता हासिल कर पाएगा या नहीं। इसका क्या मतलब था? अगर निम्न पूरी ताकत लगा भी देता तो भी यह कहना मुश्किल था कि वह इसे हासिल कर पाएगा या नहीं। अगर ऐसा था तो जाहिर है निम्न को पूरी ताकत लगानी ही होगी। मार डालो। नींद के मन में बूढ़े चालाक जी नाइनफायर की स्पष्ट छवियां भर गईं। दादी शैडो की, जिसने उसे भगाने के लिए आत्महत्या की धमकी दी थी। दादी शैडो के समर्पित बूढ़े सेवक आहजिंग की, वीर दृढ़ निश्चयी ट्रूकीप की, और निश्चित रूप से उसके बर्फीले चेहरे वाले स्नेही पिता जी यिचुआन की, और अंकल वाइट की, जो बचपन से ही उस पर लाड़ प्यार करते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब जीवित रहो। पिताजी, अंकल वाइट, कुलपति, तुम सबको जीवित रहना होगा। निम्न अपनी ओर बढ़ते हुए ताकतवर लोगों को घूर रहा था और उसके मन में बस एक ही बात थी, मार डालो, मार डालो, उन सभी को मार डालो जिन्होंने उसका रास्ता रोका। उसके पास ऐसे लोग थे जिन्हें वह बचाना चाहता था, जिन्हें वह अनमोल समझता था। उन्हें कोई छीन नहीं सकता था। दैवीय इच्छा से नियंत्रित 9 तलवारें नींद की सहायता कर रही थीं, जिससे उसे आसपास के हमलों को रोकने में मदद मिली। उन 9 तलवारों ने उसका साथ दिया, लेकिन बलवानों का सैलाब लगातार दहाड़ता रहा और घेरे हुए नींद की ओर बढ़ता रहा। नींद के संघर्षपूर्ण प्रयास कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें और भी ज्यादा उन्मत्त क्रोध और दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह अपने दिल की बात जानता था। टकराना। उसकी आत्मा के भीतर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, एक ऐसी ध्वनि जो पंगु के आकाश को चीरकर ब्रह्मांड की स्थापना करने जैसी थी। निम्न की दिव्य इच्छा, जो मूल रूप से उन 9 उल्टी तलवारों का रूप थी, अब अतुलनीय स्पष्टता के साथ अपने आसपास के हर एक बलवान की स्थिति को भांप सकती थी। वह उनके शरीर पर मौजूद त्वचा, मांस और बाल के एक एक कण को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पास में दूर रखी वह काली पट्टिका, भारी मात्रा में हथियारों से भरी वे विशाल मेजें, ये सब उसकी इंद्रियों की सीमा में था। ऐसा लग रहा था जैसे निम्न को एक अतिरिक्त आंख मिल गई हो, एक ऐसी आंख जो अपने आसपास की हर चीज को साफ साफ देख सकती थी और कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता था। दिव्य बोध। निम्न तुरंत समझ गया। उसकी दिव्य इच्छा शक्ति पहले ही एक नए उच्चतर स्तर पर विकसित हो चुकी थी। जिफू शिष्य आमतौर पर अपने मन को विभाजित करने में सक्षम थे और वांजियांग के सिद्ध अधिकांशतः भौतिक वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य इच्छा शक्ति को प्रकट करने में सक्षम थे। केवल आदिम ताओवादी ही दिव्य नेत्र खोलकर अपनी दिव्य बोध शक्ति प्रकट करने में सक्षम थे। किसी की दिव्य बोध शक्ति की सीमा के भीतर की हर चीज प्रकट हो जाती थी, मानो नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। आत्मा में प्रगति करना अत्यंत कठिन था, लेकिन अमृतत्व के मार्ग में आत्मा अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। केवल एक पर्याप्त शक्तिशाली आत्मा ही अधिकाधिक मात्रा में तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी। यदि किसी साधारण मनुष्य के पास किसी अमर की तात्विक ऊर्जा होती तो केवल एक ही संभावित परिणाम होता, वह तात्विक ऊर्जा को वश में नहीं कर पाता, जो बेतहाशा फूट पड़ती और उसकी हड्डियों और मांस को चकनाचूर कर देती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती। आत्मा में उन्नति कुछ ऐसी चीज थी जिसे दृश्यीकरण तकनीकों के माध्यम से, ताओ में समझ प्राप्त करने के माध्यम से, आत्मा को सहारा देने के लिए शरीर को मजबूत करने के माध्यम से, या अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करने के माध्यम से किया जा सकता था। इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण, इसका दूसरा नाम हो सकता है अपने दाओ हृदय का प्रशिक्षण। निम्न 11 साल की उम्र में ही दिव्य इच्छा शक्ति के स्तर तक पहुंच चुका था। पिछले 5 सालों में निंग ने दाओ को समझने में आश्चर्यजनक प्रगति की थी और अंततः दाओ क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गया था। स्पष्ट रूप से ये सब उसकी आत्मा के लिए बहुत लाभदायक रहा था। उसका शरीर अभी अभी एक राक्षसी देवता के रूप में रक्तबूंद पुनर्जन्म के स्तर पर पहुंचा था, जिससे उसे आत्मा को सहारा देने के लिए शरीर को एक बार फिर से मजबूत बनाने में मदद मिली। और पिछले 5 सालों में उसने हर दिन नुवा पेंटिंग की कल्पना की थी, जिससे उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। और आज निंग ने पहले ऑक्सहॉर्न पर्वत पर युद्ध किया था, फिर अपने कुल के लोगों को मरते दम तक लड़ते देखा था और यहाँ तक कि अकेले भागने का भी फैसला किया था। फिर 3 सर्वश्रेष्ठ दिव्य क्षमताओं में से एक प्राप्त करने की आशा में दिव्य क्षमता हॉल के परीक्षण से गुजरा था। आज उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसने उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ली थी और उसे गढ़ा था। घोर निराशा में उसकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई थी और उसका दाओ हृदय और भी अधिक शुद्ध और दृढ़ हो गया था। दाओ हृदय और इच्छा शक्ति आत्मा के लिए वे सेना के सेनापतियों जैसे थे। वही सैनिक अगर कठोर सैन्य अनुशासन के साथ नेतृत्व करें तो युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि ही करेंगे, लेकिन अगर सैन्य नेतृत्व कमजोर हो तो वे बहुत कम प्रभावी होंगे। यही बात दाओ हृदय और इच्छा शक्ति के लिए भी सत्य थी। एक आत्मा जब दृढ़ संकल्पित होती है तो अमर साधक को अपार शक्ति का प्रकटीकरण करने में सक्षम बनाती है। भले ही किसी की तात्विक की ऊर्जा का आधार अत्यंत गहरा हो, फिर भी उसे उस शक्ति को बलपूर्वक बुलाने और सक्रिय करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। हालांकि जब किसी की इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो तात्विक ऊर्जा की अत्यधिक प्रबल मात्रा अनुपयोगी हो जाती है और शायद कुछ साधारण मोहक भ्रम भी उसे नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार अमर साधकों के लिए अपने ताओ हृदय को प्रशिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था।
ताओ हृदय जितना अधिक परिपूर्ण और शुद्ध होगा, वह अमर पथ पर उतनी ही अधिक यात्रा कर सकेगा। दाओ को समझने के 5 साल। दृश्यावलोकन के 5 साल। एक दैत्य देवता शोधक के रूप में मेरी शक्ति में वृद्धि। इन सब बातों ने मेरे लिए एक दृढ़ ठोस आधार स्थापित किया। आज मेरा दाओ हृदय और भी दृढ़ हो गया है, जिससे मैं एक ही झटके में पार पा सकता हूँ, अपना दिव्य नेत्र खोल सकता हूँ और अपनी दिव्य अनुभूति स्थापित कर सकता हूँ। निम्न के माथे के बीचों बीच अचानक एक खड़ी पुतली जैसी आंख प्रकट हुई। ये खड़ी पुतली जैसी आंख निम्न की चेतना में, आत्मा तक पहुंचने का गलियारा थी। मानो निम्न की आत्मा इसी आंख से बाहरी दुनिया को देख रही हो। दिव्य नेत्र की दृष्टि की सीमा में निम्न तुरंत बता सकता था कि ये बलवान लोग कोहरे और ऊर्जा से कैसे संघनित हो गए थे। बंद करो। निम्न के माथे के बीच वाली आंख बंद हो गई। दिव्य नेत्र खुलने पर विभिन्न राक्षसों और शैतानों द्वारा किए जा सकने वाले कुछ उच्च स्तरीय रूपांतरण भी आसानी से देखे जा सकते थे। इसके अलावा दिव्य इंद्रिय एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करती थी और उसके भीतर सब कुछ पूर्ण स्पष्टता से देख सकती थी। एक भ्रामक संरचना के बीच भी दिव्य इंद्रिय सब कुछ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, जिससे वह निम्न को मोहित नहीं कर पाती थी। साधारण रचनाएं, खासकर भ्रमित करने वाली रचनाएं, उन अमर साधकों के विरुद्ध आमतौर पर सीमित रूप से उपयोगी होती थीं, जो दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने में सक्षम थे। लेकिन निश्चित रूप से कुछ शक्तिशाली रचनाएं भी थीं जो दिव्य इंद्रियों को भी भ्रमित करने में सक्षम थीं। लेकिन वांशियांक के अधिकांश सिद्धों के पास ऐसी भव्य रचनाओं तक पहुंच नहीं थी। फुफ। दैवीय इच्छा से नियंत्रित 9 तलवारों की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। तलवारों की रोशनी की 9 किरणें हवा में चमकती हुई चीखती हुई एक के बाद एक बलवानों की कतार को 2 टुकड़ों में काटती चली गईं। उनके सिर उड़ गए, उनके शरीर बिखर गए और धुंध में विलीन हो गए। मार डालो, मार डालो, मार डालो। निम्न के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। तुम सब लोग इधर आओ। निम्न ने अपने सामने रखी मेज की ओर देखा, जो कई हथियारों से ढकी हुई थी। एक के बाद एक तलवारें हवा में उठीं और लगभग 100 उड़ती हुई तलवारों का एक घना समूह उसकी ओर उड़ रहा था और वे सभी तलवार की रोशनी की बहती तरल धाराओं में बदल रही थीं। हर वार के साथ वे बलवानों के एक समूह को मार गिरा रहे थे और कई बलवान लगातार धराशायी होकर धुंध में बिखर रहे थे। लगभग 100 तलवारें तलवार की रोशनी की लगभग 100 किरणों में तब्दील होकर निम्न के चारों ओर नाच रही थीं। निम्न खुद वहीं खड़ा था, उसे अब व्यक्तिगत रूप से लड़ने की जरूरत नहीं थी। मेरी दिव्य इच्छा अब बहुत शक्तिशाली हो गई है। निम्न पूरी तरह से स्तब्ध और आनंदित था। उसकी दिव्य इच्छा में गुणात्मक परिवर्तन आया था और उसकी सीमा उसकी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली सीमा तक फैल गई थी। जहां तक भौतिक वस्तुओं को नियंत्रित करने की उसकी दिव्य इच्छा की शक्ति का सवाल है, वह भयानक रूप से बढ़ गई थी। पहले जब उसकी दिव्य इच्छा ने उन तलवारों को नियंत्रित किया था तो उसने ऐसा एक प्रारंभिक जिफू स्तर के दानव देवता की शक्ति से किया था। लेकिन अब विकसित दिव्य इच्छा में एक चरम स्तर के जिफू स्तर के दानव देवता की शक्ति समाहित थी। उसकी दिव्य इच्छा शक्ति अब निम्न की एक राक्षसी देवता के रूप में अपनी शारीरिक शक्ति से भी अधिक प्रबल थी। ऐसी भयानक शक्ति जब वर्षा जल तलवार क्षेत्र द्वारा प्रवर्धित की जाती थी, तब भी वर्षा रेखा तकनीक के बजाय कुछ साधारण तलवार तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रत्येक वार दुश्मनों की भीड़ को चीर देता था। इसके अलावा नियंत्रित तलवारों को रक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार वे तलवार की तकनीकों को और भी अधिक भयंकर, अधिक क्रूर तरीके से प्रदर्शित करने में सक्षम थे। उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रचंड होती। हुश हुश हुश। बलवानों के एक के बाद एक समूह ढह गए। उन सैकड़ों तलवारों के प्रभावशाली व्यापक पराक्रम के आगे बलवान आश्चर्यजनक गति से मारे गए। मेरी दिव्य इच्छा अब निकट युद्ध में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। निम्न ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आत्मा एक दैत्य देव शरीर शोधक या की शोधक के रूप में उससे कहीं अधिक उन्नत हो चुकी थी। उसकी आत्मा पहले से ही दिव्य नेत्र खोलने, दिव्य भाव प्रकट करने के स्तर पर थी। एक ऐसा स्तर जिस तक केवल आदिम ताओवादी ही पहुंच सकते हैं। नियंत्रित तलवारों के हर प्रहार में निम्न के पहले के व्यक्तिगत प्रहारों से ज्यादा ताकत थी। ये 100 तलवारें 100 प्रवर्धित निम्न की तरह थीं, जो पूरे क्षेत्र पर छाई हुई थीं। बलवानों के समूह लगातार ढह रहे थे और जैसे जैसे उनकी मृत्यु की दर तेज होती गई, उनके पुनर्निर्माण की दर भी थोड़ी तेज होती गई। धुंध से लगातार नए बलवान निकल रहे थे। मारो मारो मारो। सैकड़ों चमकती तलवारों की रोशनियां गरजते हुए अजगरों की तरह हवा में दहाड़ रही थीं। हालांकि बलवान भी लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। मारने की दर प्रति वार एक समूह से घटकर 5 या 6, फिर 2 या 3 और फिर एक वार तक पहुंच गई। हालांकि चूंकि सैकड़ों तलवारें एकजुट होकर लड़ रही थीं, वे अभी भी बेहद कुशल थीं। वाह। निम्न ने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। कोई हलचल या आवाज नहीं थी, बस वे सैकड़ों तलवारें हवा में लहरा रही थीं। और कुछ नहीं। निम्न स्तब्ध रह गया। ये खाली है। निम्न अपने आसपास के माहौल को घूर रहा था। बस एक ही चीज मौजूद थी, वह काली सी तख्ती। ढेर सारे हथियार अपनी मेज पर बिना आवाज किए पड़े थे, मानो ये दुनिया निम्न से कह रही हो कि उसने सभी बलवानों को मार गिराया है। फुसफुसाहट। उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। यह विशाल पीला भालू था जो निम्न को आश्चर्य से घूर रहा था। क्या तुम किसी दिव्य अमर का पुनर्जन्म हो? विशाल पीला भालू बुदबुदाया। या किसी आदिम राक्षस का पुनर्जन्म? निम्न की सुनने की क्षमता कितनी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ये देखते हुए उसने स्वाभाविक रूप से विशाल पीले भालू के बुदबुदाते शब्द सुने। एक दिव्य अमर का पुनर्जन्म, एक आदिम राक्षस का पुनर्जन्म। दूसरों को शायद उनके पिछले जन्मों के बारे में पता न हो, लेकिन निम्न इसे पूरी स्पष्टता से जानता था।
सिर्फ दाव को समझने, अपने दाव हृदय को संयमित करने और अपने फिंगोड शरीर को प्रशिक्षित करने पर निर्भर रहकर आपके लिए अपनी आत्मा को दिव्य बोध प्राप्त करने के स्तर तक उठाना लगभग असंभव है। विशाल पीले भालू ने नींद की ओर देखा। अमर साधकों को आमतौर पर पहले आदिम दाववादी स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। आत्मा को आदिम ऊर्जा के भीतर पोषित करने से वह विकसित होगी और अंततः दिव्य नेत्र खोलेगी और दिव्य बोध स्थापित करेगी। पहले एक आदिम ताओवादी बनो, फिर दिव्य बोध प्राप्त करो। लगभग सभी के लिए यही सच है। 10,000 में से एक से भी कम वांशियांक सीधा दिव्य बोध प्राप्त कर पाते हैं। विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। आमतौर पर जो लोग आदिम ताओवादी स्तर से पहले दिव्य बोध प्राप्त करने में सक्षम होते हैं वे वास्तव में अमर और अन्य महाशक्तियां होती हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है, या जाहिर है वे लोग जिन्हें भाग्य का एक अत्यंत अच्छा मोड़ मिला है। क्या ये हो सकता है कि आप पुनर्जन्म लेने वाले अमर हों? लेकिन अगर आप सचमुच पुनर्जन्म लेने वाले अमर होते तो आपके संप्रदाय के वरिष्ठ लोग बहुत पहले ही आपका स्वागत करने आ जाते। या क्या ये हो सकता है कि पानी के नीचे की संपत्ति में प्रवेश करने से पहले ही आपको भाग्य के एक और भाग्यशाली मोड़ का सामना करना पड़ा हो? निंग बस पलकें झपकाता रहा, कुछ नहीं बोला। भाग्य का खेल, क्या पाताल लोक के कुई महल के स्वामी से मुलाकात और विजुअलाइजेशन तकनीक नुवा पेंटिंग से संपन्न होना गिनती में आएगा? क्या ये तथ्य कि भाग्य से वह पुनर्जन्म लेने से पहले दादी मेंग का सूप पीने से बच गया और इस तरह शिशु अवस्था में नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक का प्रशिक्षण ले पाया, गिनती में आएगा? बड़े साहब, मैं कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ? निंग ने जल्दी से पूछा। आपने सभी बलवानों को मार डाला। स्वाभाविक रूप से आप पहली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विशाल पीले भालू ने पलकें झपकाईं। मेरे पीछे आओ। उसने निंग को अपने पंजे से जकड़ लिया। फुफकार, आसपास का धूसर कोहरा का क्षेत्र कांपने और विकृत होने लगा। निंग को तो अजीब सा एहसास हुआ कि समय पहले बहुत धीरे धीरे फिर बहुत तेजी से बीत रहा है। कितना समय बीत गया? निंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसे डर था कि अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया तो ऑक्सहॉर्न पर्वत पर अप्रत्याशित परिवर्तन घटित होंगे। चिंता मत करो, इस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, विशाल पीले भालू ने कहा। अतीत में गुरु द्वारा छोड़ी गई अभिव्यक्ति और दिव्य क्षमता को एक ऐसे क्षेत्र में रखा गया था जो स्थान और समय से पूरी तरह से अलग था। इस प्रकार बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ समय लगभग स्थिर था। आप यहाँ एक सदी बिता सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में केवल एक सांस के बराबर समय ही घटित होगा। निंग मन ही मन चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। जब वह पाताल लोक में था तो निराशा के पुल के पास के क्षेत्र समय की गति में बहुत अलग अलग गति से चलते थे। स्पष्ट रूप से तीनों लोकों की कुछ महान शक्तियां समय के प्रवाह को बदलने में सक्षम थीं। मुझे आश्चर्य है कि इस संपत्ति के पहले मालिक ने किस तरह की दिव्य क्षमता छोड़ी है, निंग ने मन ही मन सोचा। पुस्तक 6, अध्याय 32, दिव्य क्षमता प्राप्त करना। वे चारों ओर कोहरे से घिरे हुए थे। जी निंग और विशाल पीला भालू कोहरे के ऊपर खड़े थे और पहले से विकृत अंतरिक्ष और समय शांत हो गए थे। यही है, निंग ने सामने की ओर देखा। दूर उस असीम धूसर कोहरे के दूर कोनों में एक ऊंची इमारत थी जो मनमोहक सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। यह एक वेदी जैसी थी। दूर से कोई देख सकता था कि इसमें सीढ़ियों की परतें थीं जो इस इमारत के बिल्कुल ऊपर तक जाती थीं। तुम यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? विशाल पीले भालू ने नींद की कोहनी पकड़ी और आगे बढ़ा, हर कदम पर कई किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ। दूर विशाल इमारत और भी साफ होती जा रही थी और उसकी सुनहरी रोशनी और भी चकाचौंध करती जा रही थी। साथ ही उससे निकलने वाली असीम भव्यता ने निंग के दिल को दहला दिया। कुछ ही पल बाद निंग उस विशाल इमारत की सबसे निचली सीढ़ी पर पहुंच गया। उसने सिर उठाकर ऊपर की ओर सीढ़ियों को देखा। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि जमीन से शिखर तक हजारों सीढ़ियां होंगी। जाओ, विशाल पीले भालू ने भी अपना सिर उठाया और वेदी के शिखर की ओर देखा। सीढ़ियों से होते हुए सबसे ऊपर तक जाओ और उस दिव्य क्षमता को स्वीकार करो जो गुरु ने पीछे छोड़ी है। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। यह उसके सौभाग्य का प्रतीक था। सौभाग्य का एक अतुलनीय अनमोल प्रतीक। ये दिव्य क्षमता 3 लोकों की एक महान शक्ति द्वारा छोड़ी गई थी जो पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद उत्पन्न हुई थी। इसे सीखने के बाद वह सीधा शू ली को मारकर अपने पिता और परिवार के सदस्यों को बचा सकेगा। पापा, अपने बच्चे का कुछ पल और इंतजार करो। निंग तुरंत सीढ़ियों से ऊपर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, धमाका, मानो दुनिया ढह गई हो। निंग ने अपनी पूरी आत्मा में कंपन और गड़गड़ाहट महसूस की। जैसे ही निंग का दाहिना पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, मानो वह पूरी वेदी के साथ विलीन हो गया हो और बहुत पुरानी जानकारी सीधे निंग की आत्मा में, उसकी यादों में गहराई तक उतरने लगी। प्रसारण शुरू हो चुका था। निंग को उम्मीद नहीं थी कि पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे दिव्य क्षमता का प्रसारण मिलने लगेगा। हालांकि वह थोड़ा अचंभित था। निंग ने जल्दी ही उस प्राचीन जानकारी को समझने में खुद को डुबोना शुरू कर दिया जो उसकी ओर भेजी जा रही थी। कुछ पल बाद निंग दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गया और उस प्राचीन जानकारी का और भी प्रवाह उसकी ओर उमड़ पड़ा। एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम। ये प्राचीन गहन जानकारी धीरे धीरे निंग की आत्मा में प्रवेश कर गई, अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई, ताकि निंग इस प्रक्रिया के अनुकूल ढल सके। चूंकि यह वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमता थी, अगर इससे जुड़ी सारी जानकारी तुरंत निंग की आत्मा में पहुंच जाती तो निंग की आत्मा शक्तिशाली होने के बावजूद वह तुरंत मूर्ख बन जाता। ये शुरू हो गया है।
वेदी के नीचे से विशाल पीले भालू ने अपना सिर उठाया और निंग को वेदी के ऊपर एक के बाद एक कदम उठाते देखा। उसकी आंखों में एक बहुत ही जटिल भाव था, उत्साह, प्रत्याशा और व्यथा। गुरु द्वारा छोड़ी गई दिव्य क्षमता को आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिल गया है। गुरु, क्या आप अभी भी जीवित हैं? विशाल पीले भालू की आंखों में आंसू की एक झलक दिखाई दी। उसके हृदय में उसका केवल एक ही सच्चा गुरु था। वह था संपत्ति का पहला स्वामी। उसके बाद आए 4 स्वामी, जिनमें जी निंग भी शामिल थी, वास्तव में पहले स्वामी के उत्तराधिकारी थे, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे, तीसरे और चौथे स्वामी एक भी दिव्य क्षमता प्राप्त नहीं कर पाए थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें सच्चे उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता था, लेकिन अब जी निंग को आखिरकार ये दिव्य क्षमता प्राप्त होने लगी थी। स्वामी का उत्तराधिकारी। विशाल पीले भालू की आंखों में एक खोई हुई सी झलक थी और उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे। जब प्रथम स्वामी इस संपत्ति को छोड़कर चले गए थे, तब विशाल पीले भालू को पता चल गया था कि प्रथम स्वामी एक भयंकर संकट से निपटने के लिए गए हैं। चूंकि प्रथम स्वामी को भी इस संकट से बच निकलने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये संपत्ति बनाई थी, क्योंकि वह उस दिव्य क्षमता को, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, अपने साथ यूं ही गायब नहीं होने देना चाहते थे। अनगिनत वर्ष बीत चुके थे। तीनों लोग स्थिर और व्यवस्थित हो चुके थे। 3000 बड़े लोग और खरबों छोटे लोग उत्पन्न हो चुके थे, लेकिन उसका स्वामी इस संपत्ति पर कभी वापस नहीं लौटा। इससे विशाल पीले भालू का मन बेचैन हो उठा। क्या उसका स्वामी अभी भी जीवित था? हालांकि वह मन ही मन अपने स्वामी के लिए चिंतित था, फिर भी उसने अपने स्वामी के आदेश का पालन जारी रखा और उत्तराधिकारी ढूंढने को सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना। एक कदम, फिर दूसरा कदम। ऊंची विशाल इमारत के ऊपर निंग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार वह शिखर पर पहुंच ही गया। अब जाकर निंग अपनी समाधि से जागा। आदिम, प्राचीन दिव्य क्षमता की जानकारी, साथ ही चालें और कौशल, सब उसकी आत्मा में समा गए थे। वे मानो उसकी आत्मा पर अंकित शब्द थे। अगर निंग उन्हें भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएगा, और अगर कोई उसकी आत्मा को खोजने के लिए कोई तकनीक भी अपनाए तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। दिव्य क्षमता, स्टासाइजर हैंड। निंग ने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया। वह अपने मन में एक के बाद एक छवि साफ देख पा रहा था। एक विशाल असीम शून्य था और उसके भीतर एक विशाल हाथ था जो अनगिनत किलोमीटर लंबा लग रहा था। वह विशाल हाथ उस अंतहीन शून्य से गुजरा और वास्तव में शून्य के भीतर एक तारे को झपटकर आसानी से धूल में मिला दिया। उस असीम विशाल हाथ के प्रहार से असंख्य राक्षस देवताओं के विशाल विशाल शरीर, जो गर्व से चिल्ला रहे थे, नष्ट हो गए। उस विशाल हाथ ने अपने भीतर एक दुनिया को समेटा हुआ था और उस दुनिया के भीतर एक उग्र राक्षस फंसा हुआ था जो आग उगल रहा था। उस विशाल हाथ की हल्की सी चुटकी से दुनिया चकनाचूर हो गई और राक्षस नष्ट हो गया। 3 लोकों से परे अनंत शून्य है। इस शून्य में सूर्य तारा और चंद्र तारा, 2 सबसे श्रेष्ठ खगोलीय पिंड, और साथ ही कई अन्य शक्तिशाली तारे हैं। ये तारे असीम रूप से भव्य और शक्तिशाली हैं और दिव्य अमर भी इन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन तारों से गिरने वाले मलबे के कुछ टुकड़े अनंत शून्य से गुजरने के बाद विभिन्न लोकों में गिर सकते हैं, जहां उन्हें जादुई खजाने गढ़ने के लिए बहुमूल्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा। और फिर भी मेरे गुरु की दिव्य क्षमता का नाम स्टासाइजर है। इससे कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कितनी असीम रूप से शक्तिशाली है। निंग के पास विशाल पीला भालू प्रकट हुआ। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। इस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। इसकी शक्ति उसकी कल्पना से भी परे थी। अब निंग समझ गया था कि विशाल पीला भालू उसे 5 साल इंतजार क्यों करवाना चाहता था। क्यों उसने सोचा था कि इस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने का मौका गंवाने के बजाय निंग के पिता और परिवार को मर जाने देना बेहतर होगा। बहरहाल जो होना था वो होकर ही रहेगा। हालांकि निंग ने जिद करके दिव्य क्षमता हॉल को तुरंत चुनौती देने की जिद की थी, फिर भी अंततः उसने ये दिव्य क्षमता हासिल कर ही ली। आखिरकार तुमने ये दिव्य क्षमता सीख ही ली। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। अगर तुम्हारी आत्मा, दिव्य इच्छा के स्तर तक न पहुंची होती तो 5 साल बाद भी तुम्हें पहली दिव्य क्षमता प्राप्त करने का अच्छा मौका नहीं मिलता। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी आत्मा कोई सफलता हासिल कर पाएगी। ओह, निंग चौंक गया। क्या पहली दिव्य क्षमता हासिल करना वाकई इतना मुश्किल है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा ने एक नई राह पकड़ ली हो और मैंने दुश्मनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो, यहाँ तक कि सभी ताकतवरों का सफाया कर दिया हो। विशाल पीले भालू ने निंग की तरफ देखा। अगर तुम्हारे पास अपनी दिव्य इच्छा शक्ति न होती तो क्या 5 साल बाद भी तुम्हारी दिव्य शक्ति इतनी देर तक टिक पाती कि तुम इतने सारे बलवानों का सफाया कर पाते? निंग को होश आ गया। सही कहा। उसने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति पर भरोसा करके लगभग 100 तलवारों को नियंत्रित करके उन बलवानों पर कब्जा किया और उनका वध किया। इससे उसकी दिव्य शक्ति का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। लेकिन अगर उसकी दिव्य इच्छा शक्ति न होती और उसने नजदीकी युद्ध पर भरोसा किया होता तो उसने आश्चर्यजनक रूप से दिव्य शक्ति का उपयोग कर लिया होता। उदाहरण के लिए, जब वह दिव्य क्षमता हॉल के परीक्षण के अंतिम चरणों में पहुंचा तो उसकी दिव्य शक्ति का 20% से भी कम हिस्सा बचा था, जबकि बलवान और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। चाहे कुछ भी हो, आखिरकार तुम सफल हुए और इसे हासिल किया। ये दिव्य क्षमता। विशाल पीले भालू ने दूर पड़ी एक विशाल प्रार्थना चटाई की ओर इशारा किया। उस प्रार्थना चटाई पर जाओ, घुटने टेककर गुरु को प्रणाम करो। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया।
एक गुरु अपनी कला सिखाने में जो उदारता दिखाता है वह स्वर्ग जितनी ही भारी होती है। निम्न आगे बढ़ा, फिर तुरंत प्रार्थना की चटाई के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। जैसे ही वह वेदी के शिखर पर निम्न के ठीक सामने घुटनों के बल बैठा, अचानक एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई जिसकी ऊंचाई कम से कम 3000 मीटर थी। उसकी प्राचीन कांसे जैसी त्वचा, चमकता हुआ चेहरा था और उसने खुरदुरे सिले हुए जानवरों के फर जैसे कपड़े पहने थे। उसका रूप रंग इंसानों जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि उसकी सिर्फ एक ही भुजा थी। उसकी सिर्फ एक ही दाहिनी भुजा थी, बायां हाथ नहीं था। इस राजसी आकृति ने निम्न को घूरा, उसके चेहरे पर खुशी के हल्के से भाव थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें दिव्य क्षमता प्राप्त हो चुकी है। एक बार जब तुम अपने दिव्य कष्टों पर विजय पालोगे और दिव्य अमर बन जाओगे तो तुम्हें मेरा ताओवादी त्रिजीवन का शिष्य माना जा सकेगा। लापरवाह और आलसी मत बनो और इस तरह मेरी प्रतिष्ठा को कम मत करो। और फिर उस विशाल एक भुजाधारी आकृति ने अपने दाहिने हाथ से जी निम्न की ओर धीरे से इशारा किया। फू गुरु, विशाल पीले भालू ने उस विशाल एक हाथ वाली आकृति को प्रकट होते और फिर अदृश्य होते देखा। वह खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। वह जानता था कि यह भ्रम उसके गुरु द्वारा छोड़ी गई किसी चीज के अलावा और कुछ नहीं था। जो कोई भी अपने गुरु की दिव्य शक्ति प्राप्त करता और इस वेदी के शीर्ष पर आकर इस प्रार्थना चटाई के सामने घुटने टेकता, वह भ्रम प्रकट कर देता। निम्न कमल मुद्रा में बैठा था और उसके दोनों हाथों से पंचरंगी रोशनियां निकल रही थीं। निम्न के हाथ मानो किसी अनमोल खजाने में बदल गए हों। पंचरंगी रोशनियां उसके चारों ओर घूम रही थीं, फिर धीरे धीरे एक अराजक रंग में विलीन होने लगीं। वाह, सब कुछ शांत हो गया और निम्न के हाथ भी सामान्य हो गए। निम्न ने अपनी आंखें खोलीं, फिर अपने हाथों की हथेलियों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। एक विचार के साथ उसके हाथों की हथेलियों पर एक जटिल गोलाकार दिव्य टैटू प्रकट हुआ। दिव्य स्टारसीजिंग टैटू। स्टारसीजर के 6 चक्र होते हैं और मैंने पहला चक्र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और फिर दिव्य टैटू फीके पड़ गए, अब नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। हर एक दिव्य क्षमता को प्रशिक्षित करने में बहुत समय लगता था। इन्हें एक बार में नहीं सीखा जा सकता था। यहाँ तक कि स्वर्गीय परिवर्तन या विंडविंग इवेशन जैसी तकनीकों को भी कई चरणों में प्रशिक्षित करना पड़ता था। इस दिव्य क्षमता स्टारसाइजिंग हैंड के लिए जिस तरह से इसका प्रशिक्षण किया जाता था उसे स्टारसाइजर के 6 चक्र कहा जाता था। केवल एक फेंटगॉड के रूप में जिफू स्तर तक पहुंचने पर ही कोई पहले चक्र में प्रशिक्षण ले सकता था। वांशियांग निपुण स्तर पर कोई दूसरे चक्र में प्रशिक्षण ले सकता था। एक आदिम दाववादी के रूप में कोई तीसरे चक्र में प्रशिक्षण ले सकता था। एक फिंगॉड के रूप में प्रत्येक नए स्तर पर पहुंचने के साथ अगले चक्र में प्रशिक्षण लिया जा सकता था। ये दिव्य क्षमता दिव्य शरीर पर अत्यधिक दबाव डालती थी और यदि यह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली न हो तो इसे प्रशिक्षित करना संभव नहीं था। दिव्य क्षमता स्टारसीजिंग हैंड की जो शिक्षाएं तुम्हें मिली हैं वे मूल शिक्षाएं हैं, विशाल पीले भालू ने कहा। अगर तुम पहले गुरु के स्तर तक भी प्रशिक्षण ले लो तो भी ये दिव्य क्षमता तुम्हारे उपयोग के लिए पर्याप्त होगी। जहाँ तक विंडविंग इवेजन की बात है जिसका तुमने प्रशिक्षण लिया था वह तो केवल सरलीकृत संस्करण था। सरलीकृत निंग चौका। आदिम राक्षस देवताओं ने त्रिलोक पर प्रभुत्व जमाने के लिए जिन दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया था वे दूसरों को इतनी आसानी से कैसे सिखाई जा सकती हैं? विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। पंगु द्वारा स्वर्ग की स्थापना के कुछ ही समय बाद आदिम राक्षस देवताओं में से एक विशालकाय रॉक ने एक प्रकार की उड़ान से बचने की तकनीक विकसित की। अपने पंखों के एक ही झटके से वह 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। यह उड़ान तकनीक दिव्य क्षमता है। गरुड़ के पंख। मुझे लगता है किसी महाशक्ति ने रॉक को उड़ते हुए देखा होगा। लंबे समय तक इस पर ध्यान करने के बाद उन्होंने विंडविंग इवेशन नामक ये पुस्तक लिखी। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। तो ये दिव्य क्षमता विंडविंग इवेशन असल में गरुड़ के पंखों का ही सरलीकृत संस्करण थी। अगर आपके पास इस तकनीक की मूल शिक्षाएं पुस्तक के रूप में होती तो आप इसे हजारों साल तक पढ़ते रह सकते थे, विशाल पीले भालू ने कहा। आपने गुरु के स्टारसीजिंग हैंड को याद करने में कई महीने बिताए जबकि वह सीधे आपकी आत्मा में भेजा गया था। एक सच्ची दिव्य क्षमता की मूल प्रति इतनी आसानी से कैसे याद की जा सकती है? मुझे उन सीढ़ियों पर चलते हुए महीनों लग गए। निंग चौंक गया। बाहरी दुनिया में तो बस एक पल ही बीता है। अपने पिता की चिंता मत करो, विशाल पीले भालू ने कहा। निंग ने सिर हिलाया, फिर गंभीरता से बोला, वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा ये गुरु ताओवादी त्रिजीवन वास्तव में कौन है? अभी अभी उस विशालकाय विशाल ब्रह्मजाल ने खुद को केवल ताओवादी त्रिजीवन ही बताया था। निंग उसके बारे में और कुछ नहीं जानता था। पुस्तक 6 अध्याय 33 क्षणभंगुर दानव हत्यारा तलवार। निंग को अपने गुरु दाओवादी त्रिजीवन के बारे में बोलते सुनकर विशाल पीले भालू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत कहा, जी निंग, क्या तुम जानती हो कि जब दैत्य देवता पैदा होते हैं तो उनके स्तर में भी अंतर होता है? जन्म के समय दुष्ट देवताओं में क्या अंतर होता है? क्या वे सभी ब्रह्मांड से ही उत्पन्न नहीं होते? निंग ने पूछा। नहीं, विशाल पीले भालू ने कहा। 3 लोगों के जन्म से पहले और यहाँ तक कि पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना से भी पहले आदिकालीन अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं था। उस युग में आदिकालीन अराजकता ने पंगु या नुवा जैसे कुछ प्राचीन और शक्तिशाली दुष्ट देवताओं को जन्म दिया। वे आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न दुष्ट देवता थे। इनमें से कुछ आदिकालीन दुष्ट देवता शक्तिशाली थे जबकि कुछ कमजोर। उनमें से सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से पंगु था। पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद ब्रह्मांड ने स्वयं कुछ नए जीवों को जन्म दिया।
ब्रह्मांड से ही उत्पन्न होने के कारण इन जीवों को जन्मजात स्वर्गीय राक्षस भी कहा गया। इसके बाद अनेक रूपांतरणों के बाद 3000 प्रमुख लोकों का निर्माण हुआ और प्रत्येक प्रमुख लोक के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ राक्षस उत्पन्न हुए। ये राक्षस देवताओं में सबसे साधारण हैं। संक्षेप में दुष्ट देवताओं को उनके जन्म के समय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। आदिम दुष्ट देवता, स्वर्ग में जन्मे दुष्ट देवता और साधारण दुष्ट देवता। विशाल पीले भालू ने निम्न की ओर देखा। जहाँ तक मास्टर की बात है वह आदिम दुष्ट देवताओं में से एक हैं। निम्न ने सांस रोक ली। कितना अद्भुत इतिहास है। लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो ये बात समझ में आई कि पेंगू को उनके जन्म के आधार पर 3 अलग अलग स्तरों में बांटा जाना चाहिए। आखिरकार पंगू स्वयं ब्रह्मांड की स्थापना करने में सक्षम था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। निंग ने जिन अन्य पेंगू देवों के बारे में सुना था उनमें से कुछ जन्म के समय केवल जियांटियन स्तर के थे। पंगू की तुलना में वे अनगिनत गुना कमजोर थे। जहाँ तक इस ताओवादी त्रिजीवन का प्रश्न है, चूंकि वह इतना शक्तिशाली था इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वह एक आदिम राक्षस के रूप में पैदा हुआ था। किसी व्यक्ति का जन्म स्तर उसकी क्षमता और जन्म के समय उसकी शक्ति दोनों को निर्धारित करता है। विशाल पीले भालू ने कहा, लेकिन जन्म के समय किसी का वर्ग चाहे कितना भी निम्न क्यों न हो, उसके पास त्रिलोकों का एक विस्मयकारी प्रमुख व्यक्ति बनने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अत्यंत साधारण जातियों में पैदा हुए थे, लेकिन अनगिनत कष्टों को झेलने के बाद वे भी शक्तिशाली व्यक्ति बन गए जो गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। जी निंग, हालांकि तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम्हारे पास भी यह मौका है, विशाल पीले भालू ने कहा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गया। उदाहरण के लिए खुई महल का स्वामी उसकी मातृभूमि पृथ्वी से आया कोई और व्यक्ति था। फिर भी वह पाताल लोक के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक, मृतकों का प्रथम न्यायाधीश बन गया। गुरु को अनगिनत अनुभव हुए। विशाल पीले भालू की निगाहें अतीत के बारे में सोचते हुए स्वप्निल हो गईं। वह पंगू और नुवा जैसी शख्सियतों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उन्होंने विशालकाय रॉक और कुछ अन्य कनिष्ठों को भी मार्गदर्शन दिया था। फिर उन्होंने अपना स्वयं का विद्यालय स्थापित किया और कई राक्षस देवता उनके ध्वज के पास दाव पर उनकी व्याख्या सुनने के लिए उमड़ पड़े और इस प्रकार गुरु को कई उपाधियां मिलीं। दाववादी त्रिजीवन, दाववादी स्टार सीजर, एक भुजाधारी दिव्य गुरु, दाहिने हाथ के सच्चे देवता। निंग के मन में एक विचार आया और उसने जल्दी से पूछा, क्या ये हो सकता है कि मास्टर दाववादी 30 लाइव्स सिर्फ एक हाथ के साथ पैदा हुए थे? नहीं, विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब मास्टर आदिकालीन अराजकता से पैदा हुए थे तो उनके 2 हाथ थे। बाद में एक बड़े युद्ध में उन्होंने एक हाथ खो दिया। मास्टर को इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और इसलिए उस दिन से उन्होंने खुद को सिर्फ एक ही हाथ रखने की अनुमति दी। लेकिन ठीक इसीलिए क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही हाथ था, मास्टर ने दिव्य क्षमता स्टारसाइजिंग हैंड में एक और उपलब्धि हासिल की जिसे उन्होंने आदिकालीन अराजकता में ध्यान करते हुए विकसित किया था। वे और भी ज्यादा दिव्य चमत्कारी स्तर पर पहुंच गए। इस सफलता ने स्टारसाइजिंग हैंड को पंगू द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद विकसित की गई अनगिनत दिव्य क्षमताओं में से 10 सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में से एक बना दिया। निंग के चेहरे पर आश्चर्य और सदमे का भाव उभर आया। कितना अद्भुत इंसान है। निंग का ये गुरु, जिसे उसने सिर्फ एक ब्रह्म के रूप में देखा था, वास्तव में इतना शक्तिशाली था। पंगू द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद से कितने राक्षस देवता हुए थे, कितनी दिव्य क्षमताएं विभाजित हुई थीं। स्टार सीजन हैंड का शीर्ष 10 में स्थान पाना, यह उससे कहीं अधिक आश्चर्यजनक था जितना उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अभी तुम्हें और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। अनगिनत वर्ष और अनगिनत युग बीत जाने के बाद ब्रह्मांड अब 3000 प्रमुख लोकों और खरबों लघु लोकों के युग में है। ये दिव्य न्यायालय का युग है जो तीनों लोकों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से संचालन कर रहा है। तुम्हारे लिए आदिकालीन युगों के ये प्राचीन रहस्य बहुत दूर और अप्रासंगिक हैं। इन बातों को जानने का कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हें केवल अनावश्यक रूप से परेशान करेंगे। गुरु ने एक बार कहा था कि दिव्य अमर बनने के बाद ही तुम वास्तव में गुरु के शिष्य माने जाओगे। निंग ने सिर हिलाया। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, विशाल पीले भालू ने कहा। जल्दी मत करो, निंग ने जल्दी से कहा। मेरा फेंट गॉड शरीर अभी अभी जिफू स्तर पर पहुंचा है। ट्रेजर हॉल के नियमों के अनुसार मुझे एक और नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना? विशाल पीले भालू ने सिर हिलाया। ट्रेजर हॉल से जादुई खजाना हासिल करने के लिए केवल 2 ही संभावनाएं थीं, एक तो फेंट गॉड के रूप में एक नए स्तर तक पहुंचना और दूसरा वॉर गॉड हॉल को चुनौती देना। वरिष्ठ, कृपया मुझे ट्रेजर हॉल के नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों की एक सूची प्रदान करें, निंग ने कहा। मैं इसे यहीं पढ़ूंगा और तय करूंगा कि मुझे कौन सा खजाना चाहिए। मेरे जाने के बाद मैं उसे तुरंत चुन सकूंगा। तुम्हें तो समय बचाना आता ही है, विशाल पीला भालू हंसा। खजानों की सूची बेहद जटिल थी, उसे दोबारा पढ़ने में काफी समय लगा। ज्ञान के संचरण के इस स्थान पर, जो समय और स्थान से बाहरी दुनिया से अलग है, समय बहुत धीमी गति से चलता है। स्वाभाविक रूप से उसके लिए यहीं पढ़ना सबसे अच्छा होगा। ठीक है, विशाल पीले भालू ने कहा। तुम्हारी आत्मा अब दिव्य बोध के स्तर पर पहुंच गई है और तुमने दिव्य क्षमता स्टार सीजिंग हैंड सीख ली है। वारगॉड हॉल के दूसरे स्तर को चुनौती देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा और तुम्हारे पास तीसरे स्तर को चुनौती देने का भी मौका है। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? मेरे पास सिर्फ तीसरे स्तर को चुनौती देने का मौका है, निंग ने पूछा।
उसकी शक्ति पहले ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुकी थी। उसने एक आध्यात्मिक सफलता हासिल कर ली थी। उसने अब एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमता स्टार सीजिंग हैंड भी हासिल कर ली थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह एक ही वार में निपुण जू को मार सकता है। अगर तुम्हारी दिव्य शक्ति इतनी प्रबल होती कि तुम स्टार साइजिंग हैंड का बेपरवाही से इस्तेमाल कर पाते तो बेशक तुम्हारी सफलता की संभावना ज्यादा होती, विशाल पीले भालू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी क्रिम्सन राइट दिव्य शक्ति का वर्तमान स्तर तुम्हें कितनी बार स्टार साइजिंग हैंड का इस्तेमाल करने देगा? निंग थोड़ा झिझका, फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। दिव्य तारा ग्रहण टैटू प्रकट हुए और उसके शरीर में व्याप्त लाल चमकदार दिव्य शक्ति उसकी दोनों हथेलियों में भर गई। निंग के मन में अतुलनीय शक्ति का एक उफान उमड़ पड़ा और उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने हाथों के एक ही थप्पड़ से पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। धमाका धमाका, निंग के दोनों हाथों ने तलवारों जैसी उंगलियां बना लीं जो उसके सामने हवा में नीचे की ओर कट रही थीं। स्विश स्विश, दबाव वाली ऊर्जा तरंगों की दो किरणें कानों को चीर देने वाली चीख निकालती हुई तेज बिजली की तरह गूंजी। कितना शक्तिशाली! निंग विस्मय से अवाक रह गया। उसने तलवार चलाने की कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी, बस दो उंगलियों से तलवार की मुद्रा में इशारा किया था और फिर भी ऊर्जा तरंग इतनी विस्मयकारी थी। निंग को लग रहा था कि अगर जेड चाइल्ड उसके सामने होता तो वह एक ही हथेली से जेड चाइल्ड को चूर चूर कर सकता था। हालांकि जितनी दिव्य शक्ति खर्च होती है वह भी आश्चर्यजनक है। निंग ने मन ही मन सोचा, मैंने तो बस एक ही बार वार किया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वार कर दिया। मेरे शरीर में मौजूद क्रिम्सन राइट दिव्य शक्ति शायद मुझे बस कुछ दर्जन वार करने की ही अनुमति देती है। जिंदगी और मौत की लड़ाई में कुछ दर्जन वार ही काफी थे, लेकिन वारगॉड हॉल को चुनौती देने के लिए उसकी दिव्य शक्ति का इतने लंबे समय तक टिके रहना ही काफी नहीं था। मैं वारगॉड हॉल को चुनौती नहीं दूंगा, निंग ने कहा। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ठीक है, विशाल पीले भालू ने सिर हिलाया। उसने पास में एक खाली जगह की ओर इशारा किया और सुनहरे अक्षरों वाली एक बेहद मोटी किताब दिखाई दी। उसके ऊपर अनमोल खजाना शब्दों के लिए 2 अक्षर थे। चूंकि ये दूसरी बार है जब आप नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने का चयन कर रहे हैं, इसलिए इस पुस्तक में उपलब्ध खजानों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। अगर आप वारगॉड हॉल के दूसरे स्तर को चुनौती देते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो अपना तीसरा जादुई खजाना चुनते समय आपको मास्टर द्वारा प्राप्त सभी नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों में से स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति होगी। निंग समझ गया। वारगॉड हॉल के पहले और दूसरे स्तर को चुनौती देने में यही अंतर था। दूसरा स्तर पहले स्तर से कहीं ज्यादा कठिन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनाम भी अलग होंगे। हालांकि यह अभी भी नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों को चुनने का मामला था, लेकिन इस रास्ते पर वह जितना आगे बढ़ता उसके विकल्प उतने ही ज्यादा होते जाते। सचमुच, जैसे ही निंग ने किताब पलटी उसे तुरंत फर्क समझ आ गया। इस बार पिछली बार से ज्यादा खजाने दर्ज हैं और जो भी नए खजाने हैं वे सभी बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली खजाने हैं। ज़ेड ड्रैगन कटर, क्या ही जबरदस्त जादुई खजाना है, निंग ने ध्यान से पढ़ा। सोल्ड्रिन का बेल, मायरियड रेथ्सर बैनर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का। निंग ने प्रशंसा में आह भरी। अगर बेई ईशान ने अपना मायरियड रेथ्सर बैनर पूरा कर लिया होता तो यह एक उच्च स्तरीय नश्वर वस्तु बन जाता। हालांकि इसे बनाने के तरीके बेहद घिनौने थे। तुलनात्मक रूप से ये सोल्ड्रिन का बेल कहीं ज्यादा जटिल और उत्कृष्ट थी और शक्ति के मामले में यह मायरियड रेथ्सर बैनर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। निंग ने एक के बाद एक खजानों का विवरण पढ़ा। जादुई खजाने थे, संरचना के झंडे थे। हालांकि उन सभी ने निंग को प्रभावित किया, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने निंग के अंदर गहरी इच्छा की भावना जगाई हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य क्षमता स्टार सीजिंग हैंड प्राप्त करने के बाद निंग के हाथों में डार्कनॉर्थ तलवारें पहले से ही अत्यधिक शक्ति के साथ लहराने लगती थीं। हालांकि ये जादुई खजाने शक्तिशाली थे, अगर निंग उन्हें नियंत्रित करता तो निकलने वाली शक्ति उसकी दिव्य क्षमता से निकलने वाली शक्ति से कहीं कमजोर होती। लगता है जादुई खजाने दैवीय क्षमताओं से कमतर हैं, निंग ने मन ही मन आह भरी। दरअसल वह भूल गया था कि असली मुद्दा ये था कि उसने अभी अभी कौन सी दैवीय क्षमता सीखी है। अरे, निंग ने एक और पन्ना पलटा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। इस जादुई खजाने को क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार के नाम से जाना जाता था। यह एक उच्च स्तरीय नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना था, एक ऐसा जादुई खजाना जिसे वध के उद्देश्य से बनाया गया था। इसे एक अत्यंत मूल्यवान पदार्थ सुनहरे निर्वाण क्रिस्टल से गढ़ा गया था। यह एक ऐसा जादुई खजाना था जो वध और छुपकर हमला करने के लिए बेहद उपयुक्त था। यह मूल रूप से एक पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना था, लेकिन बार बार गढ़ने के बाद इसकी शक्ति कम होकर एक उच्च स्तरीय नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना बन गया था। हालांकि पर्याप्त वध करने के बाद ये धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक शक्ति तक बढ़ सकता था और एक बार फिर पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना बन सकता था। निंग ने विवरणों को ध्यान से पढ़ा। इस जादुई खजाने के बारे में अतुलनीय रूप से विस्तृत टिप्पणियां थीं। इस पुस्तक में दी गई टिप्पणियों के अनुसार ये सच था कि दाववादी थरीलाइव्स द्वारा यहाँ रखे गए कुछ उच्च श्रेणी के नश्वर जादुई खजानों में भविष्य में वृद्धि की संभावना थी। हालांकि निंग को इसकी वृद्धि की क्षमता ने आकर्षित नहीं किया था। ठीक है, यही मैं चुनता हूँ, निंग के मन में खुशी का भाव था। क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार में एक अस्थायित्व और क्षणभंगुरता का आभास था। उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। अगर क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार किसी दुश्मन के पास भी आ जाए तो भी दुश्मन को शायद कुछ भी पता न चले।
यही बात निंग को सबसे ज्यादा पसंद थी। निंग ने किताब को थोड़ी तेजी से पलटना जारी रखा और आखिरकार उसे पूरा पढ़ लिया। और विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार, निंग ने कहा। हाँ, अच्छी नजर है। विशाल पीले भालू ने सिर हिलाया। मुझे भी लगा कि क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार अपनी आभा को छिपाने में बेहद कुशल है और गुप्त हमलों के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। अब जब तुमने अपनी आत्मा में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है तो तुम्हारी दिव्य इच्छा शक्ति अतुलनीय रूप से अद्भुत है। तुम इस क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार को नियंत्रित करके लंबी दूरी के गुप्त हमले कर सकते हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें इसे अपनी मौलिक की से भरने की भी जरूरत नहीं है। इससे की तरंगें और भी कम हो जाएंगी, जिससे तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम्हारी क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। यही तो वह भी सोच रहा था। उसे अपनी मौलिक शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी और वह बस दैवीय इच्छा शक्ति से इस क्षणभंगुर राक्षस संहारक तलवार को नियंत्रित कर सकता था। इस जादुई खजाने को पहचानना स्वाभाविक रूप से कठिन था। किसी भी तात्विक की तरंगों के बिना यह एक साधारण कीचड़ भरे पत्थर के टुकड़े जैसा था। इसे पहचानना बहुत मुश्किल था। उसकी दिव्य इच्छा शक्ति क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार को चुपके से नियंत्रित कर सकती थी ताकि वह जमीन में छेद करके दुश्मन तक पहुंच जाए और फिर अचानक हमला कर दे। यहाँ तक कि एक वांशियांग सिद्ध पुरुष को भी निकट से आक्रमण का शिकार होने पर अपना सिर छिदवाने से पहले अपने जादुई खजाने पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इस क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार के साथ संयुक्त हमलों के लिए मेरी दिव्य इच्छा पूरी तरह से मेल खाती है, निंग ने मन ही मन सोचा। वरिष्ठ, अब चलें, निंग ने जल्दी से कहा। चूंकि उसने क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार हासिल कर ली थी, इसलिए उसे तुरंत ऑक्सहॉर्न पर्वत पर लौटना था। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। इससे पहले तुमने दिव्य क्षमता हॉल के परीक्षण में लगभग 1 घंटा बिताया था। विशाल पीले भालू ने निंग को पकड़ लिया और फिर अगले ही पल वे हवा में गायब हो गए। पुस्तक 6, अध्याय 34, जी निंग की वापसी, अंतिम युद्ध। रात होने को थी। पश्चिम में डूबते हुए गोल्डन क्रो के किनारे अभी भी दिखाई दे रहे थे। सरपेंटविंग झील के उत्तरी किनारे पर फुफ, एक आकृति अचानक आसमान में बिजली की तेजी से उड़ती हुई दिखाई दी। ये जी निंग था, जिसे अभी अभी जलीय क्षेत्र से टेलीपोर्ट किया गया था। निंग के दाहिने हाथ में उसकी उड़ती हुई तलवारों में से एक क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार थी। क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार उसकी हथेली के आकार की थी और इतनी धुंधली थी कि आधी पारभासी लग रही थी। उस गहरे पारभासी हथेली के आकार की उड़ती हुई तलवार पर खून का एक हल्का सा धब्बा भी था। विंडविंग इवेशन। निंग ने विंडविंग इवेशन को अंजाम दिया। प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और ध्वनि की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से चलने लगा और तुरंत दसियों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पिताजी, मेरा इंतजार कीजिए। निंग की आंखें तत्परता से भर गईं। इससे पहले उसने हत्या के सबसे उपयुक्त हथियार क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार हासिल कर ली थी। अब निंग को तुरंत सरपेंटविंग झील के सबसे उत्तरी हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वह तुरंत आगे बढ़ा और उड़ते हुए इस नए खजाने को अपने साथ बांध लिया। मैंने दिव्य क्षमता हॉल में 1 घंटा बिताया। पिताजी, आपको टिके रहना होगा। निंग तत्परता से जल रहा था। फुफकार, वह उड़ते हुए एक विशालकाय रॉक जैसा था। जियाटियन जीव भी शायद जी निंग की एक झलक भी नहीं देख पाते जब वह आगे बढ़ रहा था। लगभग 2 मिनट बाद जी निंग ने दूर उस विशाल सीलिंग संरचना को देखा, जो साफ पानी के एक विशाल गोले जैसी दिख रही थी। उस विशाल सीलिंग संरचना ने पूरे ऑक्सहॉर्न पर्वत को पूरी तरह से ढक लिया था। हालांकि सरपेंटविंग झील से ऑक्सहॉर्न पर्वत की दूरी हजारों किलोमीटर थी। निंग की गति अब बेहद तेज थी। ये समझना जरूरी है कि एक जिफू शिष्य जो जादुई खजाने पर सवार होकर यात्रा करता है, वह एक दिन में 2 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इससे पहले जब वांशियांग सिद्ध जूली, डोंगफान्यू और अन्य लोगों का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्हें स्वेलो पर्वत तक पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगे थे। उन्होंने एक ही घंटे में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। इस प्रकार हर कुछ मिनटों में वे हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। अपनी दिव्य क्षमता विंडविंग इवेशन का इस्तेमाल करते हुए निंग निपुण शूली से कहीं ज्यादा तेज था, इसलिए उसका सरपेंटविंग झील से ऑक्सहॉर्न पर्वत तक 2 मिनट में पहुंच पाना स्वाभाविक ही था। तोड़ो। निंग ने अपने हाथ में एक डाकनॉर्थ तलवार पकड़ी हुई थी और तलवार की मूठ को पकड़े हुए हथेली के ऊपर का दिव्य टैटू धीरे धीरे उभरने लगा। उसके हाथ में पकड़ी डाकनॉर्थ तलवार सीधे उसके सामने बनी विशाल सीलिंग संरचना में घुस गई और निंग ने अपनी गति जरा भी कम नहीं की। धमाक। निंग उल्कापिंड की तरह तेजी से उछला, सीधे भव्य सीलिंग संरचना को भेदता हुआ दूसरी ओर जा पहुंचा। पिताजी, भव्य सीलिंग संरचना को भेदते हुए निंग ने आगे से अधो ऊर्जा निकलती देखी। विशाल नेदवम ऑक्सहॉर्न पर्वत के ऊपर कुंडलित पड़ा था। बस एक विचार से निंग की विस्मयकारी दिव्य इच्छा ने कोहरे के बीच से रास्ता बना दिया। उसकी दिव्य भावना ने पूरे ऑक्सहॉर्न पर्वत को, जिसमें संपूर्ण नेदवम हेवनलॉक संरचना भी शामिल थी, घेर लिया। उसकी दिव्य इंद्रिय के क्षेत्र में सब कुछ स्पष्ट हो गया। व्याकुल चिंतित कुलपति नाइनफायर, चुपचाप प्रतीक्षा कर रही दादी छाया, उसके पिता जी यिचुआन, जिन्होंने निषिद्ध तकनीक का प्रयोग किया था और जिनकी आभा स्वर्ग तक पहुंच गई थी, और वह सफेद वस्त्रधारी सफेद बालों वाला आदमी भी था जो अपने पिता जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आभा व्हाइट वाटर हाउंड जैसी ही थी। वे सभी उसकी दिव्य इंद्रिय की पहुंच में थे। मैंने कर दिखाया। निंग का हृदय शांत हुआ और वह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी दिव्य इंद्रिय में सिद्ध शूली, नोंग जिदाओ और उनका समूह भी शामिल था।
उसकी दिव्य इंद्रिय के लिए अधोलोक के कोहरे का भ्रामक कार्य पूरी तरह से बेकार था। निम्न को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रहा था। निम्न की दिव्य इंद्रिय उस भव्य संरचना के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। आक्रमण करो। निम्न की गति जरा भी कम नहीं हुई। उसने तुरंत अपने विंडविंग इवेशन का इस्तेमाल करके निपुण जूली की ओर धावा बोल दिया। ऑक्सहॉर्न पर्वत के आधे रास्ते पर नाइनफायर का चेहरा, जो पूरे भव्य स्वरूप को नियंत्रित कर रहा था, अचानक बदल गया। दूसरे लोग इसे देख नहीं पाए, लेकिन स्वरूप के स्वामी होने के नाते उसने तुरंत निंग को नेदरवाइम हेवनलॉक स्वरूप में आक्रमण करते हुए देख लिया। जी निंग। नाइनफायर का चेहरा डर से तुरंत सफेद पड़ गया। निंग जी वंश के भविष्य में सत्ता में आने की आशा थी। उसने निंग को 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक शासन पत्र सौंपा था। जब तक निंग जीवित रहेगा, भले ही बाकी सभी मर जाएं, जी वंश के भविष्य पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। नाइनफायर जानता था कि वे सभी मरने वाले हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी शांति थी, क्योंकि निंग पहले ही भाग चुका था। लेकिन अब निंग वापस आ गया था। जी निंग, निकलो, जल्दी निकलो। नाइनफायर ने मन ही मन कहा। उसके विचार उन्मत्त क्रोध से भरे हुए थे। तुम्हें वापस आने को किसने कहा? निकलो, निकलो। नाइनफायर सचमुच उन्मत्त था। उन्मत्त और क्रोधित, पागलपन की हद तक उन्मत्त। अगर निंग यहीं मर जाता तो जीवंश सचमुच नष्ट हो जाता। उसके पास, नाइनफायर के पास, जीवंश के पूर्वजों से मिलने के लिए कोई चेहरा नहीं होता। छोड़ो, क्या तुम अपनी जान देने आए हो? नाइनफायर गुस्से से चीखा। उसकी आवाज में सिसकियां थीं, लेकिन उसे एहसास हो गया कि निंग की गति बिल्कुल कम नहीं हुई थी और वह स्नोड्रैगन माउंटेन के समूह की ओर सीधे बढ़ता जा रहा था। निंग की शक्ल देखकर नाइनफायर घबराहट से पागल हो गया था। अगर वह शांत हो जाता तो उसे पता चल जाता कि निंग साफ तौर पर नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन में था और उसने नेदर फॉग में निंग के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया था। फिर निंग स्नोड्रैगन माउंटेन के समूह की ओर सीधे कैसे बढ़ रहा था, मानो वह उन्हें देख सकता हो। लेकिन नाइनफायर तो मानो पागलपन की कगार पर पहुंच गया था। उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे। ऐसे समय में वह कैसे शांत हो सकता था? जी निंग, निकलो, निकलो, जल्दी निकलो। नाइनफायर ने घबराहट में कहा। यिचुआन, यिचुआन, जल्दी अपने बेटे को रोको। निंग नहीं गया। वो स्नोड्रैगन माउंटेन के समूह पर फिर से हमला कर रहा है। फुफ। यिचुआन उस समय एक बड़े, टेढ़े मेढ़े पेड़ के तने पर टिका हुआ था। अचानक उसके मन में कुलपति की आवाज गूंजी और फिर दूर तक फैले उस गहरे कोहरे में अचानक एक गलियारा दिखाई दिया। दूर उसने एक आकृति को बिजली की गति से यिचुआन की दिशा में बढ़ते देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यिचुआन उस समय स्नोड्रैगन पर्वत के समूह के बहुत करीब था। जी निंग। यिचुआन का चेहरा भी तुरंत पूरी तरह सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में अविश्वास झलक आया। उसने खुद को मौत के लिए पहले ही तैयार कर लिया था और अपने बेटे के चले जाने से उसका दिल अतुलनीय रूप से शांत था। उसके बेटे की बदौलत जी वंश फलेगा फूलेगा और उसके बेटे का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। लेकिन जी निंग सचमुच लौट आई थी। छोड़ो, यिचुआन निंग की ओर कर्कश स्वर में चिल्लाया। उसका चेहरा बर्बर था। जी निंग, तुम्हें लौटने को किसने कहा? चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो मरने के बाद भी मैं चैन से आंखें बंद नहीं कर पाऊंगा। जल्दी करो, चले जाओ। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन में घुसते ही निंग ने पैट्रियार्क की आवाजें सुनी और फिर उसके आगे निचले कोहरे में एक गलियारा दिखाई दिया, जहां दूर से उसके पिता यिचुआन दिखाई दिए। उसके पिता यिचुआन उस समय निपुण जूली के समूह से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थे। चले जाओ, जल्दी चले जाओ। अगर तुम चले गए तो मरने के बाद भी मैं चैन से आंखें बंद नहीं कर पाऊंगा। हमें जी वंश के पूर्वजों का सामना करने में शर्म आएगी। कुलपति नाइनफायर और उनके पिता यिचुआन मौत के सामने अतुलनीय रूप से शांत थे, लेकिन अब वे लगभग टूटने की कगार पर थे। निंग का दिखना उनके लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसा था। ऐसा नजारा देखने के बजाय वे अपनी आत्मा का नाश करवाना पसंद करेंगे। वे पागलपन की कगार पर थे। अपने पिता और कुलपति की आवाजें सुनकर निंग का दिल कांप उठा। वह जानता था कि उसके पिता और कुलपति क्या सोच रहे हैं। वे जल्द ही समझ जाएंगे। निंग की आंखें तेज हो गईं और निंग की दिव्य इच्छा से नियंत्रित होकर प्रकाश की एक किरण जमीन में भेदती हुई निकल पड़ी। क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार निपुण शूली की दिशा में तेज गति से जमीन के नीचे की ओर बढ़ रही थी। स्वॉश। निंग ने स्वयं अपनी दिव्य क्षमता विंडविंग इवेशन का उपयोग किया और निपुण जूली के समूह की ओर बिजली की गति से बढ़ा। अधोलोक कोहरे और एक बर्फीले सफेद ड्रैगन से घिरे सिद्ध शूली, लू हुआंग, नोंग जिदाओ और अन्य अमर साधक सभी काफी शांत और आराम से थे। केवल नोंग जिदाओ भौहें चढ़ाए अपनी आंखें बंद किए अपने विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अधोलोक कोहरे से भ्रमित करने वाली संरचना की मूल की ले रेखाएं स्पष्ट रूप से और भी जटिल हो गई थीं। सौभाग्य से उसने पहले इस संरचना को तोड़ने का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह अभी भी इस संरचना को तोड़ने में सक्षम था। बस अब उसे काफी समय की आवश्यकता थी। अरे, सिद्ध जूली का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपना सिर घुमाया, दूर तक देखा। उसे आभास हो गया कि उसने जो भव्य सीलिंग संरचना बनाई थी उसमें छेद हो गया है। अभी अभी मेरी सीलिंग संरचना में से कौन गुजरा? सिद्ध जूली का दिल बैठ गया। वह सतर्क हुआ और अचानक उसके हाथ में एक दाव सील प्रकट हो गई। एक वांशियांक सिद्ध के रूप में उन्होंने कई खतरों का अनुभव किया था। स्वाभाविक रूप से वे बहुत सतर्क थे। जीत की तैयारी करने से पहले वे हार की स्थिति में पीछे हटने की तैयारी करते थे। फुस फुस, ब्लैक सरपेंट गॉड और अर्थ गैरिसन सील। उसके दो शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने प्रकट हुए और उसके चारों ओर मंडराते रहे, हर समय उसकी रक्षा के लिए तैयार।
लेकिन अचानक झपट्टा, एक आकृति अधोलोक के भीतर से एक विशालकाय रॉक की तरह झपट्टा मारती हुई आए। वह आकृति उस समय तलवारें लिए हुए थी और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि सिद्धशूली और बाकी लोग आश्चर्य से आहें भरने लगे। लेकिन उस आक्रमणकारी आकृति को देखकर सिद्धशूली ने राहत की सांस ली, फिर ऊंची आवाज में पुकारा, जी निंग, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी जान बचाने आए हो? उसकी आवाज अभी भी उस क्षेत्र में गूंज रही थी क्योंकि उसने कहीं से 72 उड़ती हुई तलवारें बुलाकर जी निंग की ओर बढ़ा दी। निपुण जूली को निंग की गति से निपटने का पहले से ही कुछ अनुभव था। इस बार उसने तुरंत ही उन उड़ती हुई तलवारों का इस्तेमाल जी निंग को उलझाने के लिए किया। धमाका, एक धमाकेदार आवाज गूंजी, एक के बाद एक उड़ती हुई तलवारें दूर जा गिरीं और एक तलवार की चमक तुरंत सिद्धजूली के सामने प्रकट हुई। धमाका धमाका, पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने, ब्लैक सरपेंट कॉर्ड और अर्थ गैरिसन सील सभी उड़ गए और तलवार की रोशनी सिद्धजूली के सिर के पास से गुजरी और उसे उड़ा दिया। निपुण जूली की मृत्यु हो गई थी। गड़गड़ाहट, बर्फ जैसा सफेद अजगर जो उनके चारों ओर कुंडली मारे बैठा था वह भी गायब हो गया और जिफू शिष्य चकित होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। धमाका, जमीन से अचानक एक मायावी आकृति प्रकट हुई और नोंग जिदाओ के सिर के आर पार हो गई। नोंग जिदाओ पूरी तरह से संरचना का विश्लेषण करने में लीन था। अब भी वह अपने काम में लीन था और बस ऐसे ही नोंग जिदाओ की मृत्यु हो गई। ये सब पलक झपकते ही हो गया। निपुण शूली और नोंग जिदाओ दोनों पलक झपकते ही मर गए। जी निंग ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति स्टार सीजिंग हैंड का प्रयोग किया और उसके हाथों में मौजूद डार्क नॉर्थ तलवारों ने भी अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार किए। इन प्रहारों की शक्ति अविश्वसनीय थी। 72 उड़ती हुई तलवारें और पृथ्वी पर स्थित 2 जादुई खजाने भी उड़ गए थे। तलवार की चमक सीधे बर्फीले सफेद ड्रैगन से होकर गुजरी और निपुण शूली का वध कर दिया। ये बहुत तेज था। निपुण जूली निंग को देखकर काफी आश्वस्त था, लेकिन निंग की भयानक तलवार का वार बहुत तेज और बहुत भयंकर था। निपुण जू ने उसे रोकने के लिए अपने 2 पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों का इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन इससे पहले ही निंग की तलवार ने उसे मार डाला था। तुम तभी जिफू के अन्य शिष्यों ने प्रतिक्रिया दी। वे आश्चर्य से जी निंग को घूर रहे थे। ये बहुत जल्दी हो गया था। पलक झपकते ही नोंग जिदाओ और सिद्धशूली दोनों की मृत्यु हो गई। एक शक्तिशाली आदरणीय वांशियांग सिद्धशूली जिसे जी निंग से लड़ने का पूर्व अनुभव था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह उनके पहले ही वार में तुरंत मारा गया, यहाँ तक कि उसे भागने का भी मौका नहीं मिला? क्या हो रहा था? चले जाओ, जल्दी चले जाओ। अगर तुम चले गए तो मरने के बाद भी मैं चैन से आंखें बंद नहीं कर पाऊंगा। हमें जी वंश के पूर्वजों का सामना करने में शर्म आएगी। उनकी आवाजें अभी भी गूंज रही थीं, लेकिन फिर वे चुप हो गए। फॉर्मेशन के कंट्रोलर जी9 फायर पूरी तरह से स्तब्ध थे। निंग के पिता जी यिचुआन सब कुछ अनदेखा करके 300 मीटर से भी ज्यादा दूर से उनकी ओर दौड़े थे। उनका चेहरा पीड़ा से भरे गुस्से से भरा हुआ था और वे जोर से बोल रहे थे, जी निंग, जल्दी करो। उसके शब्द तुरंत उसके गले में अटक गए। उसने जमीन पर पड़ी 2 लाशें देखीं। एक थी वांशियांग विशेषज्ञ शूली, जो पहले हवा या बादलों की तरह शांत और संयमित थी, फिर भी उसके पास ऐसी शक्ति थी जो आकाश को हिला सकती थी। दूसरा था संरचना विशेषज्ञ नोंग जिदाओ। जमीन पर खून और दिमाग का द्रव्य रिस रहा था। साफ था कि दोनों मरे हुए से भी ज्यादा बेजान थे। यिचुआन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह अविश्वास से पास खड़े अपने बेटे को देख रहा था, जो निपुण जूली की लाश के सामने डार्क नॉर्थ तलवार पकड़े खड़ा था। जी निंग, अभी आप घमंडी हो सकती हैं, लेकिन हमारा स्नोड्रैगन पर्वत निश्चित रूप से हमसे बदला लेगा। पास में मौजूद 7 जिफू शिष्यों की उन्मत्त दुखी दहाड़े गूंज उठीं। पुस्तक 6 अध्याय 35 स्नोड्रैगन पर्वत प्रतिष्ठा। जी यिचुआन हैरान भी था और खुश भी। आसपास खड़े 7 जिफू शिष्य जो निराशा में भी बहादुरी से पुकार रहे थे। यिचुआन ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसे बस जी निंग की परवाह थी, जो जमीन पर उन दोनों के शवों के पास खड़ी थी। निपुण जूली और नोंग जिदाओ, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? बस थोड़ी ही देर हुई है। यिचुआन को यकीन ही नहीं हो रहा था। कितना कम समय बीता था जब वह 300 मीटर दूर से यहाँ तक आया था। सिद्धशूली, एक प्रतिष्ठित वांशियांग सिद्ध, मारा गया था। अधोलोक कोहरे के बीच से एक गलियारा खुल गया। जी9 फायर, जो पहाड़ के आधे रास्ते से दूर से देख रहा था, तेजी से गलियारे से इस तरफ दौड़ा। उसका चेहरा आश्चर्य और प्रसन्नता से भरा हुआ था। यिचुआन ने अभी अभी हुए नरसंहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन पैट्रियार्क 9 फायर अधोलोक पर अपने नियंत्रण के कारण इसे अस्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसे बिना किसी संदेह के पता था कि निंग ने निपुण जूली को मारने के लिए केवल एक ही वार किया था। कुछ ही घंटों में जी निंग में सचमुच एक जबरदस्त बदलाव आ गया। 9 फायर का दिल अकथनीय खुशी से भर गया। ये सचमुच हमारे जी वंश के लिए एक आशीर्वाद है। लिटिल शैडो, लियू जिन, ट्रूकीप, तुम सब यहाँ आ जाओ। स्नोड्रैगन पर्वत के सिद्धजूली पहले ही मर चुके हैं। 9 फायर ने जल्दी से उनके पास संदेश भेजा। विभिन्न अन्य क्षेत्रों में दादी छाया और अन्य लोगों के दिलों में सदमा और भय था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सिद्धजूली को दहाड़ते सुना था। जी निंग, क्या तुम अपनी जान बचाने आए हो? ये सुनकर दादी छाया और अन्य लोग बेहद भयभीत हो गए थे। क्या निंग चला नहीं गया था? वह वापस क्यों आया था? या सिद्धजूली झूठ बोल रहा था? और उनके भय के बीच ही कुलपति की आवाज उनकी ओर आई। स्नोड्रैगन पर्वत के सिद्धजूली पहले ही मर चुके हैं।
मर गए। वांशियांक सिद्ध मर गए। ट्रू कीप, ग्रैनी शैडो और अन्य लोगों को आश्चर्य और विस्मय दोनों का अनुभव हुआ। इतना शक्तिशाली वांशियांक सिद्ध इस तरह कैसे मर गया। वे जल्दी से उस गहरे कोहरे से गुजरे जो अभी अभी उनके सामने खुला था और वे निंग की दिशा में तेजी से बढ़े। जल्द ही एक के बाद एक आकृतियां तेज गति से आती रहीं। जी यिचुआन, G9 फायर, ग्रैनी शैडो, जी ट्रू कीप, बूढ़ा नौकर आहजिंग, सफेद वस्त्रधारी, सफेद बालों वाला आदमी, थंडरहॉक, अंकल वाइट। निंग ने सफेद वस्त्र पहने, सफेद बालों वाले उस आदमी को देखा जो उसके सामने आया था, खासकर उसके चेहरे को जो उसके पिता से काफी मिलता जुलता था। वह हैरानी से खुशी से चिल्लाया, क्या कामयाबी मिली। तरल तत्व के सार पर भरोसा करके मैं आगे निकल गया। व्हाइट वाटर हाउंड ने सिर हिलाया। उसने जी निंग की ओर प्रेम भरी आंखों से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में हम सब बच जाएंगे। इतने सालों बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज, निंग बेटा, मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। निंग मुस्कुराया। सिद्ध शू ली और नोंग जिदाओ, ट्रूकीप ने आसपास के क्षेत्र की ओर देखा। उनका अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। यिचुआन के चेहरे पर भी एक अनोखी मुस्कान थी। अभी अभी निंग ने तुरंत अवशेषों का अंतिम संस्कार किया था और जादुई खजाने ले लिए थे। निंग ने 7 बेहद निराश ज़िफू शिष्यों की ओर इशारा किया। कुलपिता, हम इन 7 से कैसे निपटें? ये 7 जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं। हम उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। वे 7। 9 फायर ने अपना सिर घुमाया और एक नज़र उन पर डाल दी। सबको मार डालो। हमारे जी कबीले ने स्नोड्रैगन माउंटेन से पहले ही बहुत बड़ी दुश्मनी पाल ली है। उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे मत मारो। मैं अपनी जान के बदले अपना खजाना देने को तैयार हूँ। तुम्हें बहुत पछतावा होगा। स्नोड्रैगन पर्वत के प्रचंड प्रकोप से तुम्हारा जीवंश अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार से काम लेते रहो। तुम्हारा जीवंश एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा। 7 ज़िफू शिष्यों में से कुछ अपनी जान की भीख मांग रहे थे, जबकि कुछ गुस्से में गालियां दे रहे थे। कुलपति 9 फायर ने भौहें चढ़ाकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह चिल्लाया, क्या कहा तुमने? हमारा जीवंश एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। हा हा हा। लू हुआंग जोर से हंसा। क्या तुम्हें पता है तुमने किसे मारा? तुमने जिसे अभी मारा है वह हमारे स्नोड्रैगन पर्वत का एक वांशियांक सिद्ध था। वांशियांक सिद्ध हमारे संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्य माने जा सकते हैं। जब वे मरेंगे तो मुख्य संप्रदाय को तुरंत पता चल जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि वे कहाँ मरे थे। निंग, 9 फायर और बाकी सभी के चेहरे बदल गए। दरअसल किसी स्थान को विभाजित करने के कई तरीके थे। स्नोड्रैगन माउंटेन जैसे बड़े संप्रदाय के लिए अपने वांशियांक सिद्धों पर कुछ निशान छोड़ना बिल्कुल सामान्य बात थी। हम ज़िफू शिष्यों का मरना एक बात है, लेकिन मुख्य संप्रदाय तुरंत ही सिद्ध शू ली की मौत की जांच के लिए लोगों को भेजेगा। लू हुआंग ने निंग की ओर देखा। जी निंग, हालांकि तुम दुर्जेय हो और तुम में एक प्रतिभा भी है, लेकिन हमारे पूरे स्नोड्रैगन पर्वत के सामने तुम निश्चित रूप से मरोगी। ठीक है, एक सिद्ध की मृत्यु बहुत बड़ी बात है। मुख्य संप्रदाय के बुजुर्ग एक ही दिन में जरूर आएंगे। तुम जरूर मरोगे। जिन ब्रांड जिया राजवंश के दिव्य दूतों का आप इंतजार कर रहे हैं, उनके आने से पहले हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग पहुंचेंगे। ज़िफू शिष्यों का मनोबल स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा। स्विश, अचानक उन्हें कोई प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना एक अर्ध पारदर्शी परछाई तेजी से गुजरी और तुरंत ही विभिन्न ज़िफू शिष्यों के सिरों को भेदती हुई निकल गई। चारों तरफ खून फैल गया और फिर वे सभी गिरकर मर गए। इतनी जल्दी? कोई चेतावनी का संकेत भी नहीं था। 9 फायर, ट्रूकीप और बाकियों के चेहरे बदल गए। निंग के हमले ने कोई हलचल या गड़बड़ी पैदा नहीं की थी। आखिरकार निंग ने तो अपनी तात्विक शक्ति से भी क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार को नहीं भरा था। उसे नियंत्रित करने के लिए वह पूरी तरह से अपनी दिव्य इच्छाशक्ति पर निर्भर था। स्वाभाविक रूप से निंग बिना कोई चेतावनी दिए हमला करने में सक्षम था। 7 अभी भी निराशा में कोस रहे थे, लेकिन अगले ही पल वे सभी मर गए। जू ली तो पहले ही मर चुका है। निंग ने गंभीरता से कहा। सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि स्नोड्रैगन पर्वत सचमुच और भी शक्तिशाली विशेषज्ञों को जांच के लिए यहाँ भेज देगा। हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। ये क्या बकवास है? इसका तो कोई अंत ही नहीं। ट्रूकीप ने दर्द से दांत पीस लिए। हाय, पैट्रियार्क 9 फायर ने भी अपना सिर हिलाया। पहले तो वे सब बेहिसाब उत्साहित थे, लेकिन अब उनके सिर पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई थी। उनके दिल ठंडे पड़ गए। स्वेलो माउंटेन से 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आसमान से बर्फ गिर रही थी। यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती थी। जहाँ तक नजर जाती थी, अंतहीन पहाड़ एक श्रृंखला की तरह फैले हुए थे। कुछ ऊंचे थे तो कुछ छोटे, कुछ की चोटियां बादलों तक फैली हुई थीं। ये स्टिलवाटर कमांडरी के भीतर एक महाशक्ति स्नोड्रैगन माउंटेन के मुख्य संप्रदाय का स्थान था। स्नोड्रैगन पर्वत का मुख्य संप्रदाय 3 गुटों में विभाजित था और तीनों गुटों के नेता शिखर स्वामी थे तथा ये पद आदिम ताओवादियों के पास थे। 3 सबसे ऊंची, अत्यंत विस्मयकारी, भव्य पर्वत चोटियां 3 आदि ताओवादियों के निवास स्थान थे। उनके आसपास कई अन्य पर्वत चोटियां थीं जो विभिन्न वांशियांक सिद्धों के निवास स्थान थे। स्वाभाविक रूप से कई ज़िफू शिष्य थे जो इन वांशियांक सिद्धों का अनुसरण करते थे या आदि ताओवादियों की सेवा करते थे और उनसे ताओ पर व्याख्यान सुनने के अवसर की प्रतीक्षा करते थे। स्नोड्रैगन पर्वत की कोल्ड फोकस चोटी के भीतर हॉल और महल थे। मुख्य महलों में से एक के भीतर एक जैड शैया थी जिस पर लाल वस्त्र पहने एक युवक कमल मुद्रा में बैठा था। उसके बगल में 2 दासियां खड़ी थीं। वे घबराई हुई खड़ी थीं, उन्हें आवाज निकालने या उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
कोल्ड फोकस पीक, यह एक ऐसा पर्वत शिखर था जिसे स्नोड्रैगन पर्वत के मुख्य संप्रदाय के कई पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता था। शिखर स्वामी जू होंगई वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा थे जिन्हें स्नोड्रैगन पर्वत ने ही विकसित किया था। उम्र 10 जियांतियान, उम्र 16 जिफू, उम्र 29 वानशियांग। 30 साल बाद कई परीक्षाओं और परीक्षणों के बाद वे ग्रैंड जिया राजवंश के रेनड्रैगन गार्ड के सदस्य बन गए थे। रेनड्रैगन गार्ड में उसने कुछ विशेष रूप से शक्तिशाली तकनीकें सीखी थीं। उसका युद्ध कौशल अब स्नोड्रैगन पर्वत के वानशियांग सिद्धों में शीर्ष 3 में था। 2 वानशियांग सिद्धों के बीच शक्ति का भारी अंतर हो सकता था। सिद्ध शू ली जैसे लोग तो बस साधारण वानशियांग सिद्ध थे। कुछ विशेष रूप से प्रतिभाशाली वानशियांग सिद्ध थे जिन्होंने कुछ अत्यंत शक्तिशाली तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था, जिनके पास अत्यंत दुर्जेय जादुई खजाने या दिव्य क्षमताएं थीं, या जो विशेष रूप से शक्तिशाली गोलेम को नियंत्रित करते थे जो अपने स्तर से आगे बढ़कर लड़ने में सक्षम थे और युद्ध शक्ति के आदिम ताओवादी स्तर तक पहुंच सकते थे। जिफू शिष्यों में असाधारण प्रतिभाएं थीं और तुलनात्मक रूप से कमजोर भी। कमजोर शिष्य जी नाइन फायर जैसे थे और ज्यादा शक्तिशाली शिष्य डोंग जिकी जैसे थे। दोनों ही सर्वोच्च जिफू शिष्य थे, लेकिन एक अकेला डोंग जिकी 10 जी नाइन फायर से लड़ सकता था। जहां तक जेड चाइल्ड जैसे ज्यादा दुर्जेय शिष्यों की बात है, तो अपनी दिव्य क्षमताओं के कारण वे अकेले ही जिफू शिष्यों के एक समूह पर हावी हो सकते थे। और हाँ, निंग जैसे राक्षस भी थे जो जेड चाइल्ड को मुर्गे की तरह आसानी से मार सकते थे। वानशियांग के सिद्धों में भी शक्ति के स्तर में काफी अंतर हो सकता है। जू होंगई सबसे चमकदार सिद्धों में से एक थे जिनकी युद्ध में शक्ति लगभग एक आदिम दाववादी के बराबर थी। होंगई, लाल वस्त्रधारी युवक के कानों में अचानक एक बर्फीली ठंडी आवाज गूंजी। लाल वस्त्रधारी युवक ने आंखें खोलीं, उनमें सम्मान के भाव दिखाई दिए। गुरु, आपके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई शूली की अभी मृत्यु हुई है और यह स्वेलो पर्वत क्षेत्र में ही होना चाहिए था। बर्फीली आवाज जारी रही। होंगई, स्वेलो पर्वत जाकर जांच करो कि तुम्हारे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई शूली की मृत्यु कैसे हुई। तुम रेनड्रैगन गार्ड के सदस्य हो, तुम उनकी टेलीपोर्टेशन एरे उधार लेकर स्वेलो पर्वत जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो। जी हाँ गुरु, लाल वस्त्र पहने युवक ने सिर हिलाया। वह एक अनाथ था जिसे उसके स्वामी ने अपने घर में इसलिए रखा था क्योंकि उसे स्नोड्रैगन पर्वत के इलाके में खोजा गया था। उस समय चूंकि वह नॉट पहने हुए पाया गया था, लेकिन एक लाल सूती गद्देदार जैकेट पहने हुए, उसके स्वामी ने उसे जू उपनाम दिया था, जिसका अर्थ है बर्फ, और उसका नाम होंगई रखा था, जिसका अर्थ है लाल वस्त्र। उसके और उसके स्वामी के बीच का रिश्ता एक सच्चे पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते जैसा था। बस दोनों इसे व्यक्त करने में अच्छे नहीं थे क्योंकि दोनों ही ठंडे और तीखे व्यक्तित्व के थे। फुफ, लाल कपड़े पहने युवक के सामने अचानक एक लाल बादल प्रकट हुआ और एक पल में वह मुख्य हॉल से बाहर उड़ गया, हवा में चीखता हुआ और आश्चर्यजनक गति से क्षितिज में गायब हो गया। ऑक्सहॉर्न पर्वत। जी कबीला इस समय ये तय कर रहा था कि उन्हें उस विशेषज्ञ से कैसे निपटना है जिसे स्नोड्रैगन पर्वत हमेशा भेजेगा। स्नोड्रैगन माउंटेन जैसे बड़े संप्रदाय को अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह है। हमारे छोटे से जी कबीले ने उनके कई शिष्यों को मार डाला है, वे इस मामले को कतई शांत नहीं होने देंगे। ट्रूकीप ने बेचैनी से कहा, अब हमारा एकमात्र सहारा ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत के आने की उम्मीद करना है। दिव्य दूत के आते ही हमें राजवंश का संरक्षण प्राप्त होगा। स्नोड्रैगन माउंटेन चाहे कितना भी दुस्साहसी क्यों न हो, वे हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्नोड्रैगन पर्वत से विशेषज्ञ एक दिन में ही आ जाएगा। नाइन फायर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जहां तक ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत का सवाल है, दूत शायद एक दिन में नहीं पहुंच पाएंगे। सभी विचार कर रहे थे। हमारा एकमात्र विकल्प भागना है, दादी छाया ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। ठीक है, भाग जाओ, नाइन फायर ने कहा। हम सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, हम जी निंग को इस तरह का खतरा दोबारा नहीं लेने दे सकते। हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। हमारे भागने के बाद स्नोड्रैगन पर्वत कुछ अतिरिक्त समय जांच में लगाएगा। अगर हम दिव्य दूत के आने तक इंतजार कर सकते हैं तो हम सफल होंगे। मुझे बस यही डर है कि अगर स्नोड्रैगन माउंटेन के विशेषज्ञ हमें नहीं ढूंढ पाए तो वे अपने गुस्से में हमारे साधारण कबीले के लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। ट्रूकीप ने कहा। निंग का चेहरा अचानक बदल गया जब वह दूर देखने के लिए मुड़ा। अरे, निंग का चेहरा बदलते देख बाकी सभी लोग भी दूर देखने लगे। उनके आसपास का अधोलोक का कोहरा छट गया था। निंग और बाकी लोग अब दूर तक देख सकते थे, और चूंकि निंग की आत्मा दिव्य इंद्रिय के स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसकी इंद्रियां बेहद तेज थीं। वह दूर आकाश में हल्की हल्की लहरें महसूस कर सकता था, इसलिए उसने मुड़कर देखा था। दूर से एक विशाल ऊंचा चौड़ा युद्धपोत नीचे की ओर दबाव डाल रहा था और उड़ते हुए ऊर्जा की लहरें छोड़ रहा था। जहाज के ऊपर विशाल कवचधारी योद्धा खड़े थे और उन सभी की आभा और नजरें असाधारण थीं। योद्धाओं के इस समूह ने एक लंबे दुबले पतले युवक को घेर रखा था जिसने एक शानदार वर्दी पहनी हुई थी और माथे पर एक मुकुट पहने हुए था। उसका हाव भाव अद्भुत था और उसके बगल में एक कवचधारी व्यक्ति खड़ा था जो उस पर फिदा था। युद्धपोत पर 2 विशाल स्तंभ थे और उनके ऊपर 2 झंडे लहरा रहे थे। पहले झंडे के ऊपर 2 अक्षर थे, स्टिल और वाटर। दूसरे झंडे के ऊपर 2 अन्य अक्षर थे, नॉर्थ और मूंट। नॉर्थमोट कबीला स्टिल वाटर के मार्क्विस का। नाइन फायर ने अपना सिर उठाया और उस विशाल जहाज को घूरने लगा जो हवा में उनकी ओर उड़ रहा था। युद्धपोत के ऊपर विशाल झंडा देखकर वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाया।
स्टिलवाटर का मार्क्वेस। निम्न भी चौंक गया। स्टिलवाटर कमांडरी एक विशाल भूमि थी और वह सब स्टिलवाटर के मार्क्वेस के अधीन कर दी गई थी। कोई कल्पना कर सकता था कि स्टिलवाटर के मार्क्वेस की शक्ति कितनी विशाल होगी। केवल रिनड्रैगन गार्ड्स ही उसके समकक्ष माने जा सकते थे, लेकिन मार्क्वेस के क्षेत्र के कुछ मामलों में रिनड्रैगन गार्ड भी स्टिलवाटर के मार्क्वेस की भूमि के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने और उसे बाधित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जनरल डोंग है, ट्रूकीप ने कहा। इस नौजवान के बगल में खड़ा व्यक्ति जनरल डोंग है। युद्धपोत उनकी ओर तेजी से उड़ता रहा। जनरल डोंग, जो युद्धपोत के ऊपर खूबसूरत काली वर्दी वाले युवक के पास खड़े थे, जल्दी से नीचे की ओर चिल्लाए, जी वंश और स्नोड्रैगन पर्वत के सदस्यों, जल्दी से मार्क्वेस ऑफ स्टिलवाटर के महान दूत को अपना सम्मान अर्पित करो। उसकी आवाज गूंज उठी और गड़गड़ाहट के साथ पूरे देश में गूंजने लगी। पुस्तक 6, अध्याय 36, स्टिलवाटर के मार्क्वेसेट का महान दूत। स्टिलवाटर के मार्क्वेसेट के उच्च दूत जी निंग, जी नाइनफायर, जी यिचुआन और बाकी सभी के दिलों में उलझन थी। विशाल युद्धपोत पर लगे दो विशाल झंडों को देखकर वे सभी समझ गए कि यह युद्धपोत स्टिलवाटर के मार्क्वेस के नॉर्थ पीक कबीले का था, जो स्टिलवाटर कमांडरी में सबसे उच्च शक्ति और अधिकार वाला कबीला था। हालांकि उन्होंने ग्रैंड जिया राजवंश को रिपोर्ट जरूर दे दी थी और मौलिक अयस्क खदान के अधिकार ग्रैंड जिया राजवंश को हस्तांतरित करने की उम्मीद कर रहे थे। ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत का ही तो वे इस पूरे समय इंतजार कर रहे थे। फिर स्टिलवाटर कमांडरी के मार्क्वेस का दूत क्यों आया था? आओ ऊपर चलें, नाइनफायर ने धीरे से कहा। ठीक है, सभी ने हामी भरी। हालांकि स्टिलवाटर के मार्क्वेसेट के दूत का आगमन बड़ा अजीब था। फिर भी स्वेलो माउंटेन में तैनात ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाओं के प्रभारी जनरल डोंग भी दूत के बगल में एक चापलूस की तरह खड़े थे। जी वंश उन्हें नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? चलो चलें। कहीं से एक उड़ती हुई नाव प्रकट हुई। निंग और बाकी लोग नाव पर सवार हुए और फिर आकाश में ऊपर उड़ गए। वहां ऊंचे आकाश में युद्धपोत पर सवार वीर योद्धा गर्व से खड़े थे, स्पष्ट रूप से सभी जिफू शिष्य स्तर के। ये देखकर निंग और बाकी लोगों के दिल दहल गए। ये वास्तव में स्टिलवाटर के मार्क्वेस का नॉर्थमोस्ट कबीला था, जो उन 800 मार्क्वेसडम में से एक था जिन्हें ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा दुनिया के एकीकरण के बाद जब्त कर लिया गया था। एक प्राचीन मार्क्वेसेट जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। योद्धाओं का कोई भी दस्ता जो उसने यूं ही भेजा होता, कम से कम जिफू शिष्य स्तर का होता। जी नाइनफायर, तुम्हारे जी कुल को बड़ी किस्मत का साथ मिला है। जनरल डोंग ने ठंडी सांस ली। युवा स्वामी ठीक आगे हैं, तुम सबका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो और अंदर आओ। धन्यवाद जनरल डोंग, नाइनफायर ने मुस्कुराते हुए कहा और निंग और बाकियों को अंदर ले गया। जी कबीले की सेनाएं बख्तरबंद योद्धाओं के मार्गदर्शन में युद्धपोत के डेक पर आगे बढ़ीं। कितना प्रभावशाली! निंग ने अपनी नजरों से अपने आसपास के क्षेत्र को थोड़ा सा घुमाया और पाया कि यह युद्धपोत जटिल रूनों से ढका हुआ था। इस युद्धपोत के भीतर एक शक्तिशाली आभा छिपी हुई थी। यह कोई जादुई खजाना नहीं होना चाहिए, ये किसी प्रकार का यांत्रिक गोलेम जहाज होना चाहिए। युद्धपोत 3 मंजिलें में बटा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर निंग और बाकी लोग दूसरी मंजिल के मुख्य हॉल में पहुंचे। यह मुख्य हॉल बेहद चौड़ा था और अंदर एक आलीशान काली वर्दी पहने एक नौजवान खड़ा था। काली वर्दी वाला यह नौजवान खिड़की से बाहर हाथ जोड़े बाहर फैली असीम धुंध को घूर रहा था। उसके बगल में 2 नौकरानियां और एक बूढ़ा आदमी था जो एक कोने में घबराया हुआ खड़ा था। डोंग फान्यू। निंग ने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा का एक जिफू शिष्य था। हालांकि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने खुफिया रिपोर्टों में उसकी छवि देखी थी। अडेप्ट जू कहाँ है? डोंग फान्यू जी कबीले को अंदर आते देख आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ और अन्य लोग कहाँ हैं? लेकिन जी कबीले के किसी भी सदस्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हम आदरणीय दूत को अपना सम्मान अर्पित करते हैं, नाइनफायर ने तुरंत जमीन तक झुकते हुए कहा। उसके पीछे निंग और बाकी सभी ने भी सम्मान में सिर झुकाया। तभी काली वर्दी वाला वह युवक जो हाथ जोड़े खिड़की से झांक रहा था उनकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा कोमल और पीला था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह काफी मिलनसार लग रहा था। उसने उन्हें एक नजर से घूरते हुए कहा, उठो। तभी जी कबीले के सदस्य झुककर खड़े हुए। अरे! काली वर्दी वाले युवक ने भौहें चढ़ाईं, फिर हंसा। सिर्फ आपका समूह? जनरल डोंग, क्या आपने नहीं कहा था कि स्नोड्रैगन पर्वत और जी कबीला यहाँ ऑक्सहॉर्न पर्वत पर लड़ाई लड़ रहे थे? जनरल डोंग ने जल्दी से उससे कहा, युवा गुरु को रिपोर्ट कर रहा हूँ। स्नोड्रैगन पर्वत पर वास्तव में कई अमर साधक थे जो ऑक्सहॉर्न पर्वत पर जी वंश से युद्ध कर रहे थे। क्या डोंग फान्यू ने ये भी नहीं बताया था कि वंशियांक सिद्ध जूली भी भाग लेने गए थे? जी नाइनफायर, मैं आपसे पूछता हूँ, स्नोड्रैगन पर्वत की सेनाएं कहाँ हैं? स्टिलवाटर के मार्क्वेस के उच्च कोटि के दूत आ चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने न आने की हिम्मत कैसे हुई? जी नाइनफायर ने जल्दी से कहा, महान दूत को सूचना दे रही हूँ। स्नोड्रैगन पर्वत की सेनाएं मेरे जी वंश को नष्ट करना चाहती थीं। मेरे जी वंश ने उनसे युद्ध करने का प्रयास किया और अंततः स्नोड्रैगन पर्वत की सभी आक्रमणकारी सेनाओं का सफाया कर दिया। असंभव! डोंग फान्यू, जो पास ही सुन रहा था, चिल्लाया, सिद्ध जूली एक वांशियांक सिद्ध थे। आपके जी कुल के जिफू शिष्यों ने सिद्ध जूली को कैसे मार डाला? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, अपने भव्य गठन पर भरोसा करके आपने अपने भीतर की हर चीज को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया है। आपको पता था कि युवा गुरु आ चुके हैं, लेकिन सिद्ध जूली और बाकी लोग गठन के भीतर ही फंसे हुए हैं और उनके आगमन के बारे में नहीं जानते। काली वर्दी वाला युवक वहां खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहा था।
नाइनफायर ने कहा, सिद्धजू ली सचमुच मर गया है। जी निंग। नाइनफायर मुड़ी और निंग से बोली, सिद्धजू ली का जादुई खजाना, वह विशाल मुहर, निकालो, इस डोंग फान्यू को देखने दो। निंग ने अपना हाथ हिलाया और वह भव्य मुहर उसके भीतर प्रकट हुई। ये पृथ्वी गैरिस मुहर थी। इसकी उपस्थिति ही इस बात का संकेत थी कि इसमें असाधारण शक्ति थी। डोंग फान्यू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने कभी भी निपुण जूली को अपनी भव्य मुहर का उपयोग करते नहीं देखा है, लेकिन मैं निपुण के उड़ते हुए जादुई खजाने के ऊपर उड़ चुका हूँ। ये पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना होना चाहिए, काली वर्दी वाले युवक ने अचानक कहा। निंग ने फिर हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक छोटा सा जहाज प्रकट हुआ। हालांकि वह उसकी हथेली में था, लेकिन डोंग फान्यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? पास खड़े जनरल डोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर वह हंसा। लगता है इस जी कबीले में असाधारण क्षमताएं हैं। डोंग फान्यू की रिपोर्ट के अनुसार पहले डोंग जिकी, जेड चाइल्ड और लगभग 20 अन्य जिफू शिष्य यहीं ऑक्सहॉर्न पर्वत पर मारे गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धशूली और यहाँ आने वाले अन्य लोग भी यहीं मारे जाएंगे। ताली ताली ताली। काली वर्दी वाला नौजवान अचानक ताली बजाने लगा। मैं नॉर्थमोट बायवे हूँ। काली वर्दी वाला नौजवान हंसा। मुझे लगता है कि जी कबीले के आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं इस यात्रा पर क्यों आया हूँ। मैं आपके जी कबीले के क्षेत्र में स्थित उस तात्विक अयस्क खदान के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा लक्ष्य सरल है। मैं चाहता हूँ कि आपका जी कबीला तात्विक अयस्क खदान के अधिकार स्टिलवाटर के मार्क्विसेट को हस्तांतरित कर दे और हमारी संपत्ति भी आपके कबीले को 30% देगी। नाइनफायर हकलाते हुए बोला, लेकिन हमने इसकी सूचना ग्रैंड जिया राजवंश को दे दी है। चिंता की कोई बात नहीं। काली वर्दी वाले नौजवान ने सिर हिलाया। स्टिलवाटर का मार्क्विसेट पहले आ गया। जब हम स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ग्रैंड जिया राजवंश का दिव्य दूत भी आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। स्टिलवाटर का मार्क्विसेट स्वाभाविक रूप से इस मामले में आपकी रक्षा करेगा। जी कबीले के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। जी कबीले के लिए खदान को स्टिलवाटर के मार्क्विसेट या ग्रैंड जिया राजवंश को हस्तांतरित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्टिलवाटर कमांडरी में स्टिलवाटर के मार्क्विसेट का दर्जा ग्रैंड जिया राजवंश के बराबर था, क्योंकि यह जमीन स्टिलवाटर के मार्क्विस को सौंप दी गई थी। अगर स्टिलवाटर के मार्क्विस ने कुछ मामलों पर नियंत्रण करने का फैसला किया तो ग्रैंड जिया राजवंश को भी इसमें हस्तक्षेप करना आसान नहीं लगेगा। क्या तुम तैयार हो? नॉर्थमोट बायवे मुस्कुराया। तैयार। नाइनफायर ने जल्दी से कहा। निंग और बाकी लोगों ने विरोध में कुछ नहीं कहा। बहुत बढ़िया। बायवे मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया। मैं अपने लोगों को आदेश दूंगा कि वे जाकर इस मौलिक अयस्क खदान की गुणवत्ता की जांच करें। और हाँ, तुम सब लोग जा सकते हो, लेकिन जी निंग यहीं रहेगी। जी निंग को पीछे रहना था। जी कबीला चौंक गया। पास ही खड़े डोंग फान्यू और जनरल डोंग, सभी ने झुककर तुरंत हाँ कहा और आज्ञाकारी भाव से चले गए। हालांकि जी कबीला हैरान था, फिर भी उन्होंने आदेश स्वीकार कर लिया और चले गए। जी नाइनफायर, बधाई हो। जहाज के चौड़े तख्तों पर चलते हुए जनरल डोंग ने हाथ जोड़कर कहा। किस्मत, पूरी किस्मत। नाइनफायर जल्दी से हंस पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हमारे जी कबीले ने स्टिलवाटर के मार्क्विसेट को कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने इतनी जल्दी किसी को कैसे भेज दिया? मुझे कैसे पता? जनरल डोंग ने सिर हिलाया। अगर मैंने किसी को रिपोर्ट करने के लिए भेजा होता तो शायद वे स्टिलवाटर शहर तक पहुंच भी नहीं पाते। नाइनफायर ने हल्के से सिर हिलाया। जी कबीले में सब निंग के बारे में चिंतित थे, जो हॉल में ही रह गया था। डोंग फान्यू किनारे पर दांत पीस रहा था। यहाँ तक कि सिद्धशूली भी मर गया था। वह इसे स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। हॉल के अंदर केवल नॉर्थमोट बायवे और जी निंग, 2 नौकरानियों के साथ मौजूद थे। युवा स्वामी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे जी निंग को रुकने के लिए क्यों कहा है? निंग ने बड़ी विनम्रता से कहा। किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बायवे बैठ गया। पास रखी एक काली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, आप भी बैठ सकते हैं। और हाँ, मेरा नाम नॉर्थमोट बायवे है। आप मुझे बायवे कहकर ही बुला सकते हैं। असल में मेरा कोई आधिकारिक पद नहीं है। धन्यवाद, युवा गुरु बायवे। निंग बैठ गया। बायवे ने निंग की ओर देखा। 11 साल की उम्र में आपने अपराधी बेई जिशान का वध कर दिया था, जिसका रेनड्रैगन गार्ड पीछा कर रहा था। अब आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। अगर मेरा अनुमान सही है तो जी वंश इस बार सबकी उम्मीदों से बढ़कर स्नोड्रैगन पर्वत को भारी नुकसान पहुंचाने में आपकी ही वजह से था। जी निंग चौंक गया। ये युवा गुरु नॉर्थमोट बायवे काफी कुछ जानता था। वह तो ये भी जानता था कि निंग ने ही बेई जिशान को मारा था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर तुम्हारी जांच नहीं की। बायवे मुस्कुराई। सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैं पिताजी के आदेश पर किसी मिशन पर निकली हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे अपना पहला काम करते समय सावधानी बरतनी होगी। हालांकि यह मिशन आसान है, फिर भी मैंने तुम्हारे जी कबीले की सावधानीपूर्वक जांच की। निंग मन ही मन चौंका। स्टिलवाटर का नॉर्थमोट कबीला एक प्राचीन कबीला था जो लगभग उतने ही समय से अस्तित्व में था जितना कि ग्रैंड जिया राजवंश। ऐसे कबीले के वंशज असाधारण थे। जी कबीले जैसे छोटे कबीले के दूत के रूप में भी वे पहले हर चीज की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते थे। इससे पता चलता था कि वे कितने सतर्क थे। तुमने 11 साल की उम्र में बेई जिशान को, फिर 16 साल की उम्र में जेड चाइल्ड और जूली को मार डाला। बायवे ने प्रभावित होकर आह भरी। भले ही तुम एक सैन्य टुकड़ी की सहायक शक्ति पर निर्भर थे, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं युद्ध में तुम्हारे रिकॉर्ड की प्रशंसा करता हूँ।
मैंने अपनी जान जोखिम में डाली और किस्मत मेरे साथ थी। निंग ने सिर हिलाया और आह भरी। मेरा जी कबीला ऑक्सहॉर्न पर्वत पर लगभग खत्म हो गया था। ऑक्सहॉर्न पर्वत पर हुए युद्ध के उतार चढ़ाव के बारे में सोचकर निंग को अब भी एक डर सा महसूस हो रहा था। तुम्हारे पास किस्मत तो थी, लेकिन तुम्हारे पास ताकत भी थी, बाइवेई ने कहा। स्वेलो माउंटेन जैसी छोटी सी जगह में ऐसी प्रतिभा सचमुच दम तोड़ देगी। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए, अगर तुम्हारे पास कोई महान गुरु नहीं है जो तुम्हें सिखा रहा हो, तो मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हारे लिए महान उपलब्धियां हासिल करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास कुछ सर्वोच्च प्रशिक्षण तकनीकें नहीं हैं, तो तुम्हारे लिए वानशियांक का सिद्धहस्त बनना भी मुश्किल होगा। निंग ने सिर हिलाया। मैं सचमुच एक यात्रा पर जाने और एक गुरु और गुरु को श्रद्धांजलि देने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ समय इंतजार करना होगा। बाइवेई ने सिर हिलाया। हाथ हिलाकर उसने एक प्रतीक चिन्ह दिखाया। अगर तुम स्टिलवाटर शहर जाओ तो मुझे ढूंढने आ सकते हो। निंग चौंक गया। एक प्रतीक चिन्ह? अगर उसने इसे स्वीकार किया तो इसका मतलब था कि वह इस व्यक्ति से एक उपकार स्वीकार कर रहा था। इस नॉर्थमोस्ट बाइवेई का एक ऊंचा दर्जा था, लेकिन उसने सावधानी से काम लिया और एक साधारण कबीले के जिफू शिष्य निंग के साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आया। ऐसा व्यक्ति मित्रता के योग्य था। धन्यवाद, युवा गुरु बाइवेई। निंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर प्रतीक चिन्ह स्वीकार कर लिया। प्रतीक चिन्ह के आगे वाले हिस्से पर नॉर्थ और मोंट लिखे थे, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक और टाइगर लिखे थे। निंग खुद को धीमी आवाज में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर? यह मेरे पिता नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर की बात है। बाइवेई मुस्कुराया। निंग ने तुरंत कहा, जब मैं स्टिलवाटर सिटी जाऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, युवा स्वामी बाइवेई। मेरे अधीनस्थ इस मौलिक अयस्क खदान की गुणवत्ता की जांच में काफी समय बिताएंगे। चलो थोड़ा संगीत सुनते हैं और उनका इंतजार करते हैं। बाइवेई ने हल्के से हाथ हिलाया और फौरन हॉल के किनारे लगे पर्दों के पीछे से नौकरानियां प्रकट हुईं। उनके हाथों में वाद्य यंत्र थे और वे सभी बेहद खूबसूरत थीं। जल्द ही संगीत की गूंज सुनाई देने लगी। उसी समय दूसरी नौकरानियां उनके लिए खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन ला रही थीं। काफी देर तक यूं ही बातचीत करने के बाद निंग को इस नॉर्थमोस्ट बाइवेई के प्रति सद्भावना का एहसास होने लगा। लेकिन अचानक रिंगड्रैगन गार्ड्स का मिशन जी कबीले के सदस्यों को पूछताछ के लिए पकड़ना है। मैं इस युद्धपोत के स्वामी से इसमें मेरी मदद करने का अनुरोध करता हूँ। सामने से एक ठंडी तीखी आवाज आई जो युद्धपोत में गूंज रही थी। मुख्य हॉल में मौजूद निंग और बाइवेई भी इस आवाज को साफ सुन सकते थे। निंग ने शीशे से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने दूर से एक लाल कपड़े पहने युवक को लाल बादल के ऊपर खड़ा देखा। वह युवक उनकी तरफ ठंडी निगाहों से देख रहा था। पुस्तक 6, अध्याय 37, मामले सुलझ गए। युद्धपोत के ऊपर G9 फायर, जी यिचुआन और बाकी सभी के दिलों में एक अजीब सा झटका लगा। रिंगड्रैगन गार्ड्स उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने आए थे। उनके जी वंश ने कभी कोई गंभीर पाप नहीं किया था। ये रिंगड्रैगन गार्ड शायद स्नोड्रैगन माउंटेन का सदस्य है। जी ट्रूकीप ने जवाब दिया। ठीक है, वह बहुत जल्दी आ गया। वह मुख्य स्नोड्रैगन माउंटेन संप्रदाय से सिर्फ 2 घंटे में यहाँ पहुँच गया। 9 फायर ने भी सिर हिलाया। एकमात्र दुश्मन जिसे उन्होंने नाराज किया था वह था स्नोड्रैगन पर्वत, और एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते स्नोड्रैगन पर्वत के सदस्यों का रिंगड्रैगन रक्षक होना सामान्य बात थी। रिंगड्रैगन गार्ड एक केस निपटाने आया है। एक धीमी आवाज गूंजी और काली वर्दी पहने नॉर्थमोस्ट बाइवेई इत्मीनान से दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतरा। निंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। नीचे उतरते हुए बाइवेई की नजर लाल कपड़ों वाले उस नौजवान पर पड़ी जो दूर हवा में खड़ा था। रिंगड्रैगन गार्ड को क्या केस था जो तुम जी कबीले के लोगों को गिरफ्तार करने आए हो? दूर खड़े जू होंगई ने उस लाल बादल पर खड़े उस काली वर्दी वाले युवक को देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। रिंगड्रैगन गार्ड के सदस्य होने के नाते ये कहा जा सकता था कि स्टिलवाटर कमांडरी में उसकी शक्ति अत्यंत महान थी, लगभग प्रभुत्वशाली। हालांकि स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के किसी व्यक्ति से सामना होने पर उसे खुद को थोड़ा संयमित करना पड़ा। मार्क्विसेट का एक साधारण सदस्य होना एक बात थी, लेकिन अपने सामने खड़े युवक के कपड़ों से होंगई एक नजर में ही बता सकता था कि यह युवक मार्क्विसेट के मुख्य वंश का है। आखिर में स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के मुख्य वंश के किसी व्यक्ति से कैसे टकरा गया? होंगई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी बोला, मैं यहाँ वांछित अपराधी केबू को गिरफ्तार करने के काम पर आया हूँ। मुझे शक है कि अपराधी केबू जी कबीले के इलाके में छिपा है और वे उसे संरक्षण दे रहे हैं। तुम वांछित अपराधी केबू की तलाश में हो? बाइवेई ने धीरे से कहा। क्या तुम्हारे पास कोई सैन्य आदेश है? हाँ है। हांगई के हाथों में कहीं से एक काला स्क्रॉल प्रकट हुआ। उसने उसे खोला और उस पर कुछ अक्षर लिखे थे जिन पर लिखा था कि वांछित अपराधी केबू की गिरफ्तारी के लिए एक सैन्य आदेश भेजा गया है और यह आदेश जू होंगई को जारी किया गया है। बाइवेई ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि यह वाकई एक सैन्य आदेश था। हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए उसने जू होंगई की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा कि यह जू होंगई वाकई अद्भुत है। उसे देखते ही बाइवेई तुरंत समझ गया था कि यह व्यक्ति स्नोड्रैगन पर्वत का सदस्य होगा, जो जी कबीले को पकड़कर उनसे बदला लेने आया है। एक शक्तिशाली प्रतिष्ठित रिंगड्रैगन रक्षक के लिए जी कबीले से निपटना बेहद आसान होगा। और फिर भी वह पहले एक सैन्य मिशन स्वीकार करने गया था और फिर ये दावा करने का बहाना ढूंढ रहा था कि जी कबीले पर एक वांछित अपराधी की मदद करने और उसे छुपाने का संदेह है। यह वाकई एक ठोस योजना थी। हमें क्या करना चाहिए? रिंगड्रैगन गार्ड का सैन्य आदेश?
जी कबीले के सभी सदस्य कुछ घबरा गए। निंग ने दूर पड़े चर्मपत्र को घूरा, फिर लाल वस्त्रधारी युवक पर गौर से नजर डाली। अडेप्ट म्यू शियाओ ने मुझे जो बताया था उसके आधार पर उसे रिनड्रैगन गार्ड में शामिल होने की अनुमति केवल वानशियांग अडेप्ट के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद ही मिली थी। मुझे लगता है कि इस लाल वस्त्रधारी युवक की ताकत भी काफी है। उसकी उम्र को देखते हुए वह भी जरूर कोई प्रतिभाशाली होगा। कोई व्यक्ति जितना छोटा दिखता है, दूसरों को उससे उतना ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 या 6 साल का बच्चा अचानक प्रकट हो जाए और कहे कि वह रिनड्रैगन गार्ड की तरफ से आया है, तो यह वाकई बहुत डरावना होगा। मैं एक वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए सैन्य आदेश पर यहाँ आया हूँ। युवा स्वामी, कृपया इस मामले में मेरी सहायता करें। जू होंगई का व्यवहार अब काफी विनम्र था। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपके सैन्य आदेशों में वांछित अपराधी केबू को पकड़ने का जिक्र है। उनमें जी कबीले के सदस्यों को पकड़ने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नॉर्थमोट बाइवेई ने झल्लाकर कहा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। दूर उस लाल बादल के ऊपर खड़े जू होंगई को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, वांछित अपराधी केबू जी कबीले में छिपा है। रिनड्रैगन गार्ड उसे गिरफ्तार करने आया है। क्या ऐसा हो सकता है युवा स्वामी कि आप उसे शरण देने वाले हैं? ऐसे समय में स्नोड्रैगन पर्वत की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बेकार थी। केवल रिनड्रैगन गार्ड की प्रतिष्ठा ही कारगर हो सकती थी। बकवास। बाइवेई ने जू होंगई की ओर इशारा करते हुए गाली दी। क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? स्नोड्रैगन पर्वत के सदस्यों से जाकर यह सवाल पूछो। डोंग फान्यू, जल्दी करो और अपने चाचा स्वामी से बात करो। डोंग फान्यू घबरा गया। डोंग फान्यू। लाल बादल के ऊपर जू होंगई ने उसे एक नजर देखा और पुष्टि की कि यह सचमुच डोंग फान्यू ही है। आने से पहले वह स्वाभाविक रूप से स्वेलो माउंटेन शाखा के सदस्यों के रूप रंग से परिचित हो चुका था। इससे पहले स्नोड्रैगन शहर से गुजरते समय उसने पाया था कि वहां एक भी जिफू शिष्य मौजूद नहीं था। क्या हो रहा है फान्यू? स्टिलवाटर के मार्क्विसेट का ये युवा गुरु यहाँ क्यों आया है? डोंग फान्यू ने जल्दी से कहा। मार्क्विसेट का ये युवा स्वामी मार्क्विसेट का दूत है। वह जी वंश के साथ एक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने आया है। हस्तांतरण समझौता? जू होंगई ने भौहें चढ़ाईं। नॉर्थमोट बाइवेई जोर से हंसा। स्नोड्रैगन पर्वत के आपके साथी शिष्य, जिनमें निपुण जू ली भी शामिल थे, सभी यहीं मारे गए क्योंकि वे इस तात्विक अयस्क खदान को जबरन हड़पना चाहते थे। हालांकि ये तात्विक अयस्क खदान पहले ही स्टिलवाटर के मार्क्विसेट को हस्तांतरित कर दी गई है। स्वाभाविक रूप से हम जी वंश की रक्षा करेंगे। भले ही आप जी कबीले को गिरफ्तार करने के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट सैन्य आदेश लेकर आए हों, फिर भी आपके रिनड्रैगन गार्ड के उच्च स्तरीय सदस्यों को इस मामले में स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के साथ समझौता करना होगा। बाइवेई ने झट से कहा। इसके अलावा अपने स्नोड्रैगन पर्वत के आदिम ताओवादियों के लिए मेरा एक संदेश भी ले जाना। जी कबीला स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के संरक्षण में है। उसे अपने कार्यों में समझदारी दिखानी चाहिए। जू होंगई ने ये सुनकर दांत पीस लिए। ठीक है। जू होंगई तुरंत अपने लाल बादल के ऊपर से उड़ गया और लाल रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो जल्दी ही गायब हो गई। अगर नॉर्थमोट बाइवेई निजी कारणों से जी कबीले की मदद करना चाहता तो वह जू होंगई रिनड्रैगन गार्ड के रूप में अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटा सकता था। लेकिन अगर यह व्यक्ति दूत की हैसियत से आया था और उसने एक स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह वर्तमान में पूरे स्टिलवाटर मार्क्विसेट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगर मार्क्विसेट ने घोषणा की कि कोई उनके संरक्षण में है, तो स्टिलवाटर कमांडरी की सीमाओं के भीतर रिनड्रैगन गार्ड भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर जी कबीले में कोई सचमुच दुष्ट और क्रूर अपराधी था, तो भी उन्हें स्टिलवाटर मार्क्विसेट से बातचीत करनी होगी। मार्क्विसेट के आशीर्वाद के बाद ही रिनड्रैगन गार्ड गिरफ्तारी करने जाएगा। धन्यवाद युवा स्वामी। हमारे जी वंश को बचाने के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। जी वंश के सदस्यों ने लाल वस्त्र पहने उस युवक को जाते हुए देखा। सभी ने बड़ी खुशी से बात की। इससे पहले जब उन्होंने सुना था कि यह व्यक्ति रिनड्रैगन गार्ड के आदेश पर आया है, तो वे इतने भयभीत हो गए थे कि उनके दिल कांप गए थे। निंग ने भी जल्दी से कहा, शुक्रिया युवा स्वामी बाइवेई। मैं यहाँ एक स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने आया हूँ। आपकी सुरक्षा की गारंटी देना मेरा कर्तव्य है। बाइवेई धीरे से हंसा। उस आदमी का नाम जू होंगई है। उसने रिनड्रैगन गार्ड की शाही पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह अपना पद भूल गया। स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के सामने इतनी घमंडी हरकत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हम्फ। स्नोड्रैगन पर्वत के अलावा और कुछ नहीं। जी कबीले के सभी लोग ये सुनकर ईर्ष्या से भर गए। ये शब्द बेहद दबंग थे। स्नोड्रैगन पर्वत से ज्यादा कुछ नहीं। स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के लिए स्नोड्रैगन पर्वत उसके अधीन शक्तियों में से एक से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर मार्क्विसेट नाराज हो जाता तो उसके लिए पूरे स्नोड्रैगन पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जी कबीले के लिए स्नोड्रैगन पर्वत एक विशाल प्राणी था, जबकि मार्क्विसेट उससे भी ज्यादा अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली दैत्य था। दूर से दो आकृतियां उड़ती हुई आईं। वे तेजी से जहाज के डेक पर उतरीं। वे कवच पहने योद्धा थे। उनमें से एक ने आदरपूर्वक कहा, युवा स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, हमने अपनी जांच पूरी कर ली है। इस तात्विक अयस्क खदान की परिधि 4000 किलोमीटर है और ये 300 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है। इसकी गुणवत्ता बेहद ऊंची है और यहाँ कई उच्च श्रेणी के तात्विक पत्थर भी हैं। हम बाइवेई ने संतुष्टि से थोड़ा सिर हिलाया, फिर निंग और नाइनफायर की ओर देखते हुए हंसा। जी वंश के कुलपिता नाइनफायर और जी निंग,
आप दोनों मेरे पीछे मुख्य हॉल में आ सकते हैं, जहां हम स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। नाइनफायर और निंग ने स्वीकार किया और वे बाइवेई के पीछे हॉल की दूसरी मंजिल में चले गए। कमरे के अंदर एक मेज पर 2 स्क्रॉल पड़े थे। दोनों स्क्रॉल पर एक जैसे शब्द थे, दोनों ही हस्तांतरण समझौते थे। उनमें बताया गया था कि विभाजन कैसे होगा, जीवंश की सुरक्षा कैसे होगी, सब कुछ विस्तार से समझाया गया था। 10,000 तलवारों वाले शहर के लिए अपना आधिकारिक आदेश निकालो, इसके चिन्ह को मुहर की तरह दबाओ, फिर अपने हस्ताक्षर करो, नॉर्थमोट बाइवेई ने कहा। मार्क्विसेट की भव्य मुहर पहले से ही वहां मौजूद है, अब हम बस तुम्हारी मुहरों का इंतजार कर रहे हैं। निंग और नाइनफायर ने एक दूसरे को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए और दोनों दस्तावेजों पर मुहर लगा दी। एक समझौता तुम्हारे पास रहेगा, दूसरा मार्क्विसेट का होगा। बाइवेई मुस्कुराया। ये सब नियमों के अनुसार है। नाइनफायर तुरंत हंस पड़ा। हमारा जी कबीला इस विपत्ति से बच निकलने पर बेहद खुश है। इस तात्विक अयस्क खदान का 70% हिस्सा मार्क्विसेट का होगा, लेकिन हमारे जी कबीले के लिए 10% ही काफी है। बाकी 20% हमारा जी कबीला आपको देना चाहता है। युवा स्वामी, हमारे जी कबीले को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। नाइनफायर एक धूर्त बूढ़ा आदमी था जो लगभग 4 शताब्दियों से जीवित था। वह कितना चालाक था, वह अच्छी तरह जानता था कि हालांकि सतही तौर पर इस तात्विक अयस्क खदान का 30% हिस्सा जीवंश का होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वह हिस्सा गुप्त रूप से कम कर दिया जाएगा। उनके लिए बेहतर यही था कि वे इसे सीधे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को दे दें, ताकि उस व्यक्ति का पक्ष लिया जा सके। जरूरत नहीं। बाइवेई मुस्कुराई। जैसे ही जी निंग और मैं एक दूसरे से मिले, ऐसा लगा जैसे हम 2 पुराने दोस्त हों। चिंता मत करो, मौलिक अयस्क खदान में तुम्हारे हिस्से में कोई कटौती नहीं होगी। मेरे दोस्त की चीज छीनने की हिम्मत कौन करेगा, दोस्त? निंग का दिल गर्म हो गया। बाइवेई ने आगे कहा, मैं इस तात्विक अयस्क खदान की खुदाई की जिम्मेदारी लेने के लिए सैनिकों की व्यवस्था करूंगा। समय आने पर तुम्हारा जी कबीला असली अयस्क निकालने की जिम्मेदारी ले सकता है। तुम जो तात्विक अयस्क निकालोगे उसे सैनिकों को भेज सकते हो। ठीक है। नाइनफायर ने जल्दी से सिर हिलाया। हम, बाइवेई ने भी धीरे से सिर हिलाया। नाइनफायर ने देखा कि यह व्यक्ति अभी भी निंग से बात करना चाहता है, तो तुरंत बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। और फिर वह चला गया। हॉल में केवल निंग, बाइवेई और 2 नौकरानियां ही बची थीं। जी निंग, बाइवेई ने कहा, जी कुल में भी आपने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं। आपकी जन्मजात प्रतिभा उस जू होंगई से कहीं बढ़कर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसी छोटी सी जगह में ज्यादा समय न बिताएं। यह विशाल दुनिया ही वह जगह है जहां आप सचमुच हैं। भविष्य में आप निश्चित रूप से पूरे स्टिलवाटर कमांड्री में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे। निंग ने जल्दी से कहा, युवा स्वामी बाइवेई, आपने मेरी बहुत तारीफ की है। हालांकि बहुत जल्द मैं साहसिक कार्य पर निकलूंगा। हम, बाइवेई ने हल्के से सिर हिलाया। निंग ने आगे कहा, मुझे हमेशा से एक चीज में दिलचस्पी रही है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, युवा स्वामी, आप इतनी जल्दी जी कबीले तक कैसे पहुँच गए? जी कबीले को एक मौलिक अयस्क खदान मिलने की खबर मार्क्विसेट तक पहुँचने में शायद काफी समय लगा होगा। यदि स्टिलवाटर के मार्क्विसेट उस समय नहीं आते तो जी कबीले के लिए मुसीबतें अंतहीन हो जाती। हा, बाइवेई हंसा। क्या तुम जानते हो कि यह मौलिक अयस्क खदान कैसे बनी? निंग ने हैरानी से सिर हिलाया। मैं, बाइवेई मुस्कुराई। ये तात्विक अयस्क खदान एक आदिम ताओवादी द्वारा स्थापित एक जादुई संरचना के बाद बनी थी, जो यहाँ एकांत में प्रशिक्षण ले रहा था और एक सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। इस संरचना ने असीम मात्रा में प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा को आकर्षित और संघनित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इस विशाल तात्विक अयस्क खदान का निर्माण हुआ। जहाँ तक उस आदिम ताओवादी की बात है, तो उसने पृथ्वी अमर अवस्था तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की। पृथ्वी अमर? निंग चौंका। तो वह भूमिगत पत्थर का कमरा वही था जहाँ पृथ्वी अमर रहता था। उस पृथ्वी अमर को अमर अग्नि ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, बाइवेई ने कहा। अपनी सफलता के बाद उसे स्टिलवाटर के मार्क्विसेट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने स्वागत भोज में मेरे पिता ने उससे बात की और जल्दी ही यहाँ एक तात्विक अयस्क खदान के अस्तित्व के बारे में पता चला, और यह कि यह जीवंश के क्षेत्र में है। इस प्रकार मुझे यह मिशन दिया गया और मैं आपके जीवंश के साथ हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने आया हूँ। निंग को अब समझ आ गया। तो जी कबीले ने रिपोर्ट नहीं की थी, बल्कि मार्क्विसेट को पहले से ही इसकी जानकारी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी जल्दी आ गए। ठीक है, अब यह मामला खत्म हो गया है। मैं अब यहाँ और नहीं रुकूंगा। भाई जी, अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं एक मेजबान से अपेक्षित आतिथ्य जरूर दिखाऊंगा। नॉर्थमोट बाइवेई हंसा। जरूर, निंग ने जवाब दिया। ऑक्सहॉर्न पर्वत, नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना एकत्रित हो चुकी थी। जी कबीले के सदस्यों ने सिर उठाकर दूर क्षितिज की ओर देखा। वह युद्धपोत पहले ही प्रस्थान कर चुका था और पीछे केवल 8 जिफू शिष्य स्तर के सैनिक रह गए थे। खांसी। जी यिचुआन, जो अब तक एक भयंकर आभा बनाए हुए था, अचानक कमजोर पड़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे खांसी आने लगी। पिताजी, निंग ने अपना सिर अपने पिता यिचुआन की ओर घुमाया। पुस्तक 6, अध्याय 38, स्वेलो पर्वत से प्रस्थान। जी यिचुआन खांसने लगा, उसका चेहरा राख सा हो गया था। अपने बेटे के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। पहले मैंने कई निषिद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया था। मेरा जिफू मुड़ रहा है और टेढ़ा हो रहा है और लगभग गिरने ही वाला है।
इस तरह मेरा शरीर अचानक बहुत कमजोर हो गया है। कई निषिद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। निंग हैरान रह गया। पिताजी, तो आप? हा हा हा। यिचुआन खुशी से हंसा और निंग के सिर पर हाथ फेरा। ये लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद मैं एक बेकार अपंग बन जाऊंगा। स्वाभाविक रूप से मुझे जितनी हो सके उतनी निषिद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करना था। निंग का चेहरा बदल गया। निषिद्ध तकनीकें शरीर के लिए बेहद हानिकारक थीं। वे शरीर की भविष्य की दीर्घायु की बलि चढ़ाने पर निर्भर थीं और फिर उसका उपयोग करके सामान्य से परे शक्ति के स्तर तक पहुंचना था। यिचुआन, तुम्हारा शरीर, G9 का चेहरा भी बदल गया। मुझे 1 महीना और जीना चाहिए, यिचुआन ने कहा। 1 महीना? निंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। खून का कोई निशान नहीं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह तो साफ तौर पर समय में पीछे चला गया था। ऐसा क्यों होना था? जी निंग, यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। तुमने जिंदगी और मौत का इतना तमाशा देखा है, क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरे लिए एक अपंग जैसा जीवन जीना यातना से भरा होगा। मैं अपनी आखिरी, सबसे बड़ी लड़ाई के बाद शानदार मौत मरना पसंद करूंगा, न कि उस भाग्य को जिसका मैं हिस्सा हूँ। सुनते ही निंग का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। और हाँ, तुम्हारी माँ बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही है। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। यिचुआन ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसे गौर से देखा। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद सिर्फ तुम ही मुझे यहाँ रख पाए थे, लेकिन अब तुम्हें मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब तुम सचमुच अपने पंख फैलाकर दुनिया भर में घूमने के काबिल हो। नहीं पिताजी, निंग ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। वे एक जबरदस्त मुसीबत से बच निकले थे। उन्हें बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन निंग को तो जैसे खुशी ही नहीं मिल रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, समय बीतता गया। निंग हर दिन अपने पिता के साथ बिताता था। हर बार वे दोनों, पिता और पुत्र, एक दूसरे के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। हालांकि वे बस अपनी अपनी तकनीकों का प्रदर्शन और अभ्यास करते थे, फिर भी वे दोनों अपनी लड़ाइयों में पूरी तरह डूबे रहते थे। उनके बगल में अक्सर एक बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता दिखाई देता था। कभी कभी एक युवा ब्लूस्टोन भी दिखाई देता था, और कभी कभी उनका प्रबंधक ऑटम लीफ किनारे से उन्हें देखता रहता था। अंततः वह दिन आ गया। यिचुआन अपनी सीट पर लेट गया। व्हाइट वाटर हाउंड अपने असली रूप में यिचुआन के बगल में था। उसका सिर धीरे से यिचुआन से टकरा रहा था। छोटा सफेद। यिचुआन ने व्हाइट वाटर हाउंड के सिर के ऊपर के बालों को धीरे से सहलाया। मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा भाई पाकर मुझे बिना किसी पछतावे के मरना है। व्हाइट वाटर हाउंड ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके आंसू बह रहे थे। जी निंग, यिचुआन ने पास खड़ी निंग की ओर देखा। शुरू में मैं लिटिल व्हाइट को उसकी आज़ादी वापस दिलाना चाहता था, लेकिन जिफू स्तर के गॉडबीस्ट होने के नाते मुझे डर है कि अपनी आज़ादी वापस पाने के बाद उसे दूसरे अमर साधक पकड़ लेंगे। इसके अलावा लिटिल व्हाइट ने तुम्हें बड़ा होते देखा है और वह तुम्हारा बहुत करीबी है। मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारा अनुसरण करे। यही मेरी इच्छा है और यही लिटिल व्हाइट की भी इच्छा है। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। यिचुआन ने अपने सगे भाई की ओर देखा। लिटिल व्हाइट, जी निंग की देखभाल में मेरी मदद करो। मेरे जाने के बाद तुम निंग के बड़े रिश्तेदार बनोगे। ध्यान रखना कि तुम उसे भटकने से बचाओ। व्हाइट वाटर हाउंड ने हल्के से सिर हिलाया। यिचुआन ने अपने कपड़ों के अंदर से जानवर की खाल से बना एक चर्मपत्र निकाला और उसे निंग को दे दिया। मुझे पता है कि तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो कि वह कौन था जिसने तुम्हारे चाचा को मारा और मुझे और तुम्हारी माँ को इतना नुकसान पहुंचाया। इस पर उसका नाम और उसके बारे में कुछ जानकारी लिखी है। मैं पहले दादाजी से ये तुम्हें देना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं बच गया और ऑक्सॉन पर्वत से वापस आ गया, इसलिए मैंने इसे तुम्हें खुद देने का फैसला किया। निंग ने जानवर की खाल स्वीकार कर ली। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं, जी निंग, उन्हें जरूर मारूंगा और बदला लूंगा। यिचुआन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें बदला लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये याद रखना, मेरे और तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारी जान उनकी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। निंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। यिचुआन को साफ महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति कम हो रही है। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, याद रखना, मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर देना और मेरी राख को सरपेंटविंग झील पर बिखेर देना। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मरने के बाद मैं उनके साथ रहूंगा। निंग ने सुनते ही अपने आंसू रोक लिए। अपने जीवन में, यिचुआन ने आगे कहा, मैं बचपन में निडर और चिंता मुक्त था, जवानी में मेहनती था और पूरे स्वेलो माउंटेन में प्रसिद्ध होने के लिए अपने हाथ की तलवार पर निर्भर था। वह खाली आसमान की ओर देखता रहा। उसकी निगाहें दूर होती जा रही थीं। मैंने एक बार कसम खाई थी कि मैं अपने हाथ की तलवार पर भरोसा करके ग्रैंड जिया राजवंश की असीम भूमि पर अपना नाम गूंजूंगा। दुर्भाग्य से मैं ये कर नहीं पाऊंगा, हालांकि मेरा बेटा ये कर दिखाएगा। यिचुआन ने निंग की तरफ देखा। उसकी आंखें अनंत उम्मीदों से भरी थीं। जी निंग, तुम इसे पूरा करोगी। निंग के दिल में एक खटास सी छा गई थी। उसे अब भी साफ याद था कि कैसे उसके पिता ने उसे तलवार चलाना सिखाया था। आज से मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। वह तो अभी बच्चा ही था। उसके पिता इतने लंबे, इतने हट्टे कट्टे, इतने विशाल लगते थे। उन 13 बुनियादी तलवारबाजी से शुरू करके उसके पिता ने उसे कदम दर कदम सिखाया था। निंग को अब समझ में आया कि उस समय उसके पिता, जिनका अपना अमर मार्ग चकनाचूर हो गया था, ने तलवार में अपनी उम्मीदें स्वयं निंग को सौंप दी थीं। मैं इसे पूरा करूंगा। निंग ने अपने पिता की ओर देखा और वचन दिया।
पिताजी, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं जरूर करूंगा। मैं ग्रैंड जिया राजवंश की असीम भूमि में अपना नाम जरूर गूंजूंगा। यिचुआन ने अपना हाथ बढ़ाकर निंग के चेहरे को धीरे से सहलाया। उसका हाथ कांप रहा था। याद रखना, एक अच्छी जिंदगी जियो, एक रोमांचक जिंदगी जियो। यिचुआन की आवाज धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कान और भी ज्यादा चमकदार होती जा रही थी। एक खुशहाल जिंदगी जियो, एक खुशहाल आजाद जिंदगी। उसके पिता का हाथ अचानक ढीला पड़ गया और उनकी आंखें भी बंद हो गईं। धमाका! निंग घुटनों के बल गिर पड़ा, अपना सिर जमीन पर दबाते हुए दांत पीसता हुआ। निंग ने अचानक अपना सिर फिर उठाया और जोर से चीख मारी। व्हाइट वाटर हाउंड ने अपने सिर से यिचुआन के शरीर को हल्के से धक्का दिया। ऐसा करते ही उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। यिचुआन चुपचाप चल बसा। सिर्फ निंग और व्हाइट वाटर हाउंड ही उसके पास थे। ब्राइट हार्ट द्वीप के बाकी नौकरों को कुछ पता ही नहीं चला। छप छप सरपेंटविंग झील के ऊपर एक नाव तैर रही थी। निंग नाव के पतवार पर था, एक शमशान कलश लिए हुए। कलश में रखी राख को झील के पानी में छिड़क रहा था, हवा को उसे उठाकर झील में मिलाने दे रहा था। डूबते सूरज की चमक उसके चारों ओर थी। एक छोटी नाव, एक अकेला युवक, एक बड़ा बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता। साथ साथ वे धीरे धीरे झील पर बह रहे थे। निंग ने तुरंत स्वेलो माउंटेन नहीं छोड़ा। वह सरपेंटविंग झील के भीतर ब्राइट हार्ट द्वीप के ऊपर ही रहा। उसने पानी के नीचे की संपत्ति की भी यात्रा की, जहां उसने वॉरगॉड हॉल के दूसरे स्तर को चुनौती दी और उसे पार कर लिया। वर्तमान निंग के लिए दूसरे स्तर पर कोई खतरा नहीं था। इसके बाद निंग ने एक और नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना चुना। समय बीतता गया और पलक झपकते ही पतझड़ चला गया और सर्दी आ गई। बाहरी दुनिया में आसमान से बड़ी बड़ी हंस पंखों जैसी बर्फ गिर रही थी। निंग अपने अध्ययन कक्ष में बैठा अपनी उंगलियों से तलवारबाजी के करतब दिखा रहा था और फिर जानवरों की खाल से बने चर्मपत्र पर कुछ बातें लिख रहा था। ऑटम लीफ, निंग ने पुकारा। युवा मालिक। ऑटम लीफ ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कुछ लोगों को 10,000 तलवारों वाले शहर और पश्चिमी प्रांत शहर को सूचित करने का इंतजाम करो, निंग ने कहा। उन्हें बता दो कि मैं जा रहा हूँ। ऑटम लीफ स्तब्ध रह गई और उसने निंग की ओर देखा। जा रहा हूँ, युवा स्वामी, क्या आप स्वेलो माउंटेन छोड़ने वाले हैं? ऑटम लीफ को बहुत पहले से पता था कि ये दिन आएगा। उसके युवा स्वामी में एक अद्भुत प्रतिभा थी, जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। देर सवेर वह स्वेलो माउंटेन छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब जबकि वह दिन सचमुच आ गया था, ऑटम लीफ अभी भी उदास थी और उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। तुम सच में मूर्ख हो। निंग आगे बढ़ा और ऑटम लीफ के आंसू पोंछने लगा। मुझे एक अच्छे साहसिक कार्य पर जाना है। दुनिया इतनी विशाल है और इसमें इतने सारे विशेषज्ञ हैं। मैं यहाँ छिपकर अपनी अहमियत का मजा नहीं ले सकता। समझ गया। ऑटम लीफ समझ गया। ऑटम लीफ ने जल्दी से कहा। ऑटम लीफ। निंग ने एक किलस्टोन निकाला और उसे थमा दिया। इस किलस्टोन के अंदर कुछ खजाने हैं। मैंने इन्हें तुम्हारे और ब्लूस्टोन के लिए तैयार किया है। स्प्रिंग ग्रास मर गया। हालांकि मैं जा रहा हूँ, मुझे ब्लूस्टोन की अच्छी देखभाल करनी है। किलस्टोन के अंदर एक किताब है जिसमें इन खजानों के इस्तेमाल के तरीकों का बारीकी से जिक्र है। इनमें से एक सार शोधन की गोली है जो मुझे उस वांशियांक सिद्ध से मिली थी। इसे खाने के बाद व्यक्ति गुणात्मक रूप से रूपांतरित हो जाएगा और उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपके जियांतियान जीवन अवस्था में प्रवेश करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। निंग ने कहा। ये बहुत कीमती है। ऑटम लीफ ने चौंककर जल्दी से मना कर दिया। निंग ने ऑटम लीफ की ओर देखा। अमर साधना का मार्ग लंबा है। मैं तुम्हें जल्दी मरते हुए नहीं देखना चाहता, ऑटम लीफ। अगर तुम जियांटियन जीवन रूप बन जाओगी तो तुम ज्यादा समय तक जीवित रहोगी। मना मत करना। शायद स्वेलो माउंटेन जैसी जगहों पर सत्वर शोधन गोलियां कीमती होती हैं, लेकिन वांजियांक सिद्धों जैसे दुर्जेय व्यक्तियों के लिए वे कुछ खास नहीं हैं। लंबे समय तक जियो। ऑटम लीफ ने धीरे से सिर हिलाया, अब और इनकार नहीं किया। उसने निंग की ओर देखा। युवा स्वामी, क्या आप वापस आएंगे? जरूर, निंग ने आह भरते हुए कहा। मैं जरूर वापस आऊंगा। यहाँ सरपेंटविंग झील में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे मैं अलग नहीं हो सकता। एक बार जब मैं प्रशिक्षण में अपने लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और यहीं सरपेंटविंग झील में स्थायी रूप से रहूंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, युवा स्वामी। ऑटम लीफ ने निंग की तरफ देखा। निंग हंस पड़ी। बेकार इंतजार मत करो। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो उससे शादी कर लो। ऑटम लीफ ने सिर हिलाया। मैं आपकी दासी हूँ, युवा स्वामी। मैं जीवन भर आपकी दासी रहूंगी। निंग ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाहरी दुनिया बर्फ की एक सजावटी चांदी जैसी परत से ढकी हुई थी। बर्फ इतनी सफेद, इतनी शुद्ध थी। जी यंग, जी रेड फ्लावर, जी नाइन फायर, जी ट्रूकीप और जी कबीले के बाकी सदस्य जल्दी से यहाँ पहुँच गए थे। ये कुछ गुप्त नियमावलियां हैं जो मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई। निंग ने उन्हें पैट्रियार्क नाइन फायर को सौंप दिया। इनमें से ज्यादातर 10,000 तलवारों की धुन या रिंग ड्रॉप सूत्र के समान हैं। ये स्क्रॉल एक मुक्त अमर, जिसे फॉर्मेशन पर 9 स्क्रॉल कहा जाता है, द्वारा संरचनाओं पर दी गई अंतर्दृष्टि को दर्ज करता है। निंग ने इसे कुलपति नाइन फायर को भी सौंप दिया। इसके भीतर के गहन रहस्य अथाह हैं। हालांकि संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रतिभा और समय की आवश्यकता होती है। भविष्य में मुझे आशा है कि इसे किसी उपयुक्त कुलगुरु को सौंपा जा सकेगा। नाइन फायर, ट्रूकीप और बाकी सभी हैरान थे। एक लूज इमोर्टल की संरचनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि, जहां तक इसकी बात है, इसे थंडरफ्लेम स्वॉर्ड एडेंडम के नाम से जाना जाता है।
निंग ने एक फर पहने किताब निकाली। ये हमारे पास मौजूद थंडरफ्लेम स्वॉर्ड के टुकड़ों के बारे में मेरी परिकल्पनाओं के आधार पर विकसित किया गया था। इसमें तलवारबाजी के बारे में मेरी अपनी कुछ अंतर्दृष्टियां शामिल हैं। मैं 4 अतिरिक्त तलवार तकनीकें बनाने में सक्षम था और इस प्रकार इस थंडरफ्लेम स्वॉर्ड एडेंडम में कुल 7 प्रमुख तलवार तकनीकें हैं। जहां तक इसकी बात है, पिछले 6 महीनों में मैंने अपनी लगभग सारी ऊर्जा और मेहनत इसे बनाने में लगा दी है। निंग ने एक और फर पहने किताब निकाली। उस पर 3 अक्षर लिखे थे, वर्षा जल सूत्र। इसमें दर्ज तलवारबाजी की तकनीकों का मैंने नाम वर्षा जल सूत्र रखा है। भविष्य में अगर हमारे जी कुल में कोई भी वर्षा बूंद सूत्र में निपुणता हासिल कर लेता है तो वह इस वर्षा जल सूत्र से सीख सकता है। निंग ने भावनाओं से भरकर अपने हाथों में रखी किताब को देखा। पिछले 6 महीने से वह इस बारे में लगातार सोचता रहा था। उसने वर्षा जल के दाव के बारे में जो भी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी उसका सारांश तैयार किया और फिर उसे इस वर्षा जल सूत्र में लिख दिया। इस सारांश प्रक्रिया ने निंग को वर्षा जल के दाव को और बेहतर ढंग से समझने में भी बड़ी प्रगति करने में मदद की। वर्षा जल तलवार क्षेत्र को समझने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो वर्षा जल सूत्र लिखा था उसमें दाव के सच्चे अर्थ के बारे में अंतर्दृष्टि की सैकड़ों परतें समाहित थीं। यहाँ तक कि उनके ब्रश के हर स्ट्रोक में तलवार इरादा समाहित था। यह 9 फायर और अन्य वर्षा जल सूत्र पर अंकित 3 बड़े शब्दों को देखकर इस ग्रंथ से निकलती तलवार की भावना को भांप गए। उनके चेहरे बदल गए। विशेषज्ञों के रूप में वे समझ सकते थे कि यह वर्षा जल सूत्र कितना असाधारण था। यहाँ तक कि उन्होंने भी इसकी विस्मयकारी उपस्थिति का अनुभव किया। कोई आश्चर्य नहीं कि जी निंग ने अपने वर्षा जल सूत्र से सीखने से पहले अभ्यासियों को वर्षा बूंद सूत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए कहा था। आज से वर्षा जल सूत्र वह खजाना होगा जो हमारे पूरे जी कुल की रक्षा करेगा। 9 फायर ने अतुलनीय उत्साह के साथ कहा। कुल के अन्य सदस्य भी उत्साहित थे। कुल के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म होना भाग्य की बात थी, लेकिन इस पुस्तक को छोड़ देने से उन्हें भविष्य में और भी प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा करने का अवसर मिलता। ये वर्षा जल सूत्र स्पष्ट रूप से 10,000 तलवारों के माधुर्य और अन्य गुप्त पुस्तिकाओं से भी ऊंचा था। निंग ने दूसरों से उसे विदा करने के लिए नहीं कहा। उसने 9 फायर और बाकियों को वापस भेज दिया। देर रात हो चुकी थी। बहुत सन्नाटा था। निंग अकेले ही व्हाइट वाटर हाउंड को झील के किनारे ले गया और फिर बर्फ के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया। सरपेंटविंग झील के अथाह पानी की ओर देखते हुए उसने 3 बार प्रणाम किया और फिर गंभीरता से कहा, पिताजी, माताजी, मैं जी निंग स्नो ड्रैगन पर्वत पर हमारे दुश्मनों का वध करूंगा और आप दोनों का बदला लूंगा। मैं ग्रैंडजिया राजवंश की विशाल भूमि पर भी अपना नाम जरूर गूंजूंगा। कृपया अपने बेटे को माफ कर दीजिएगा कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा। निंग खड़ा हुआ और फिर अपने पास खड़े व्हाइट वाटर हाउंड की तरफ देखा। अंकल व्हाइट, चलिए। वो छोटी बच्ची व्हाइट वाटर हाउंड ने निंग को संदेश भेजा। निंग ने दूर की ओर देखा। दूर अंधेरे में ऑटम फ्लावर खड़ी थी। ऑटम फ्लावर जानती थी कि निंग जाने वाली है, इसलिए वह बिल्कुल नहीं सोई थी। वह चुपचाप इंतजार कर रही थी। निंग को अपनी ओर देखते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। निंग उसकी ओर मुस्कुराया। चलो चलें। निंग उस नाव पर चढ़ गया जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गई थी और व्हाइट वाटर हाउंड भी उसके पीछे पीछे उस पर चढ़ गया। फुफ! नाव तेजी से हवा में उड़ गई, अंधेरी रात के आसमान को चीरती हुई। युवा स्वामी ऑटम लीफ तुरंत कुछ कदम आगे दौड़ी। सिर उठाकर उसने दूर की ओर देखा। युवा स्वामी, मैं आपके लौटने का इंतजार जरूर करूंगी। जरूर। रात का आसमान, उड़ती हुई नाव बादलों के बीच थी। निंग ने नीचे विशाल अंतहीन दुनिया को देखा। उसे अपने नीचे एक विशाल झील भी दिखाई दे रही थी, सरपेंटविंग झील। उसे उसके बीचों बीच ब्राइट हार्ट द्वीप भी दिखाई दे रहा था। निंग ने उसे गहराई से अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। यहाँ बहुत सी चीजें थीं जिनसे वह अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलो चलें। निंग ने अपना सिर घुमाया और विशाल अंतहीन रात के आकाश की ओर देखने लगा। स्वेलो माउंटेन के बाहर एक और भी बड़ी और भी रोमांचक दुनिया थी। स्वूश! उड़ती हुई नाव पर सिर्फ एक बच्चा और एक बर्फ जैसा सफेद कुत्ता सवार था। वह तेजी से दुनिया के क्षितिज में गायब हो गई।